Okay, so let's take AMCAT 2504. First up, VRC में VRC करेंगे हम तो. आई गिव यू रेस्ट ऑफ द सेक्शंस इन पीडीएफ लिटिल लेटर इन द डे. वो आप बाकी के कर लेना. तो अगर हम आरसीज को चूज करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे सर फ्रैंक करमोड वंस compared novels to angels. At first glance, they seem like an unfortunately saccharine proposition inconsistent with dignity and seriousness. सो ये बात हो रही है कि नॉवेल्स जो हैं वो एंजल्स के जैसे हैं. तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इसमें. इसको देख सकते हैं. अगले वाले में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टैम्प्स, indicators of habitat quality, dispersing species, conspecific, heterospecific. So when we come across these kind of words, first up in the first sentence itself, dispersing species, so we know that इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक और थोड़ा सा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. तो इसको हम बाद में करेंगे. वी विल डू इट लेटर ऑन. उसके बाद में हम गए 20th century was not a permanent plunge into depravity. We are aware of the cliche 20th century was the bloodiest that has been used to indicate a vast range of demons, including atheism. But is this true? The claim is really backed up. तो ये कह रहा है कि 20th century जो थी वो सबसे ज्यादा ब्लडी नहीं थी जैसा हमको लगता है. तो दिस इज ऑफ कोर्स इजी पैसेज लग रहा है. इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. इसके बाद हम आखिरी वाले पे देखते हैं. कंप्यूटर्स बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स एज अर्ली एज 1951 when Australia's first programmable computer, first musical tone computer for writing programs, composers music, कंप्यूटर मशीन म्यूजिक, ये सब चीजों के ऊपर है. तो ठीक है, दिस ऑल्सो वी कैन डू. सो आई डोंट थिंक इसमें अगर मतलब अगर किसी को चारों नहीं करने हैं तो मे बी दे कैन डू द थर्ड वन फर्स्ट. ये वाला सबसे पहले अटेम्प्ट हो सकता है. और इसके बाद में मे बी आपको सेकंड ये वाला कर सकते हो आप. और उसके बाद में आप जा सकते हो फर्स्ट के ऊपर जिसमें ये है. तो ये थर्ड नंबर पे कर सकते हो. और ये मे बी टुवर्ड्स द एंड. आई एम नॉट सेइंग नाउ एनी ऑफ दिस इज सैक्रोसैंक्ट और एनीथिंग. और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट था. ऐसा नहीं है. ये तो एज वी विल सी इट टर्न आउट टू बी इजी ओनली. ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं. राइट. सो एंड देन वी हैव द वीए सेक्शन विच ऑब्वियसली नाउ. सो लेट्स लुक एट वीए. पहले वीए कर लेते हैं आज एंड देन वील गो इनटू द आरसीज. तो वीए में फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट पैसेज इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑड वन आउट. अपवेलिंग के ऊपर है ये. अपवेलिंग क्या होती है? नॉर्मली स्ट्रॉन्ग. तो अपवेलिंग प्रोवाइड्स फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ मरीन लाइफ. नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ट्रेड winds blow westward from across tropical Pacific. The westward movement of warmer water. So wind blow हो रही है westward. warmer water का movement हो रहा है. Due to the warm winds, the sea surface is normally about 0.5 meter higher and 45 degree F warmer. These winds push warm surface water towards the western Pacific. ठीक है. तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड विंड्स और वार्म विंड्स और ये सब वार्म वाटर को इधर उधर पुश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. तो ये सब बातें हो रही हैं. और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये कह रहा है कि अपवेलिंग प्रोवाइड्स फूड. अपवेलिंग की बात यहाँ पे हुई है. द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉजेज दिस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अपवेलिंग. लेकिन अगर हम देखें तो बाकी के सारे सेंटेंसेस आपको विंड्स के मूवमेंट और वार्म वाटर के मूवमेंट और इधर उधर के उसकी बात कर रहे हैं. वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है, अपवेलिंग कुछ हो रही है. ये सेंटेंस बता रहा है अपवेलिंग प्रोवाइड्स फूड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ इंक्लूडिंग मोस्ट मेजर फिशरीज. नाउ दिस टॉक्स अबाउट द significance of the upwelling, so which definitely makes it odd one out, because it doesn't tie in with rest of the sentences. Just the word upwelling linked to this does not make it, is doesn't give us enough reasons to include it. हाँ जी जयंत. सर जब मैं इसे अटेम्प्ट कर रहा था मैंने सेम थॉट बिल्ड किया था फॉर अपवेलिंग दैट वन शुड बी द ऑड वन आउट। बट मैंने फिर गलती से थर्ड को मैं दोबारा पढ़ा जिसमें लास्ट में नो नेट अपवेलिंग लिखा हुआ था। सो आई वाज अ बिट कंफ्यूज एंड मैंने गलती से उसमें 5 को मार्क कर दिया था बिकॉज उसमें लिखा था दीज विंड्स पुश वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक वेयर इट बॉर्डर्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो मेरे को थोड़ा अलग लगा जिस वजह से मैंने लास्ट में 5 को मार्क कर दिया था। ये आपको अलग क्यों लगा? पैसिफिक की तो यहाँ पे भी बात हो रही है. ट्रॉपिकल पैसिफिक, पैसिफिक बिटवीन ट्रॉपिक सर ऑफ वही चीज उसमें मैं पहले मेरा पहला स्ट्रॉन्ग बिलीफ वन के ऊपर था कि हाँ अपवेलिंग के बारे मतलब में देखो, मैंने जो तब। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक बार ये बात भी बहुत बार हुई है दैट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और समथिंग देन डोंट ओवरराइड इट. Just because you notice this upwelling here does not mean that there is upwelling तो ये दोनों होने ही चाहिए इसमें. ऐसा वर्ड को देखो, ये ऑड वन आउट में यही गलती हम करते कई बार कि कोई वर्ड को मैच कर देते हैं. तो दैट इज व्हाई दे आल्सो डू दिस. ये क्वेश्चन बनाने वाला भी यही करता है. राइट. ही अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट. तो वो वहां पे प्ले कर लेता है. ठीक है. तो ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो है, ये ऑड वन आउट है. 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 ये ऑड वन आउ
तो इसमें 2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम. नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ब्लो वेस्टवर्ड, ठीक है. देन वी कैन गो टू 4 ड्यू टू द वार्म ट्रेड विंड्स. सी सरफेस इज नॉर्मली दीज वार्म विंड्स पुश सरफेस वाटर टुवर्ड वेस्टर्न पैसिफिक. फिर 5 पे आ सकते हैं. फिर द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर, ये जो वेस्टवर्ड जा रहा है ना, वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉजेज, तो ये सब हो गया. अपवेलिंग हो गई यहाँ पे. इसके बाद में, अभी अपवेलिंग बाद में आएगा. मे बी इन द एंड इट कम्स. ओके, वी नेवर नो, इट माइट कम इन द एंड हियर. आई हैव नॉट सीन द पैसेज, बट अपवेलिंग से रिलेटेड फिर जो भी चीजें होंगी वो बाद में आएंगी. राइट. तो इस तरीके से कर सकते हो आप. तो दिस वाज ऑफ कोर्स अ लिटिल डिफिकल्ट, आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट. अगेन, पैरा ऑड वन आउट्स आर नॉट इजी एज आई हैव बीन मेंटेनिंग. अब ये एक बहुत ही आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी वेरी रिडिकुलस काइंड ऑफ क्वेश्चन. एक तो ये केजू पढ़ के थोड़ा सा जो दिल्ली वाले हैं उसे केजरीवाल याद आ जाता है. वैसे ही इसको हंसी में करने का मन करता है ऑनेस्टली, जब मैंने इसको देखा था. एंड आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड इसमें what is he trying to say here actually, and when he's fit this in two here. Okay, so I don't know, Keju was so precautious that it preempted and displaced an emergent society. Meritocracy empowered the Chinese state at a time when society was still at an embryonic stage. Keju was an anti-mobility mobility channel. It packed all the upward mobility. ये तो अभी it's too premature to come here. Massive resources and administrative manpower were poured into Keju so that it completely eclipsed all other channels of upward mobility that could have emerged. In that sense, the celebration by many of Keju's meritocracy misses the bigger picture. तो ये bigger picture को then I related to this, it is a view of a tree rather than that of a forest. तो I don't know how this fellow has put this in between. Okay, इसको सेकंड में डाल दिया चाहिए. बट मेरे हिसाब से तो सेकंड के अंदर आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द बिग पिक्चर, इट इज अ व्यू ऑफ अ ट्री रादर देन ऑफ अ फॉरेस्ट. इज अ वेरी लॉजिकल मूवमेंट ऑफ वन सेंटेंस इनटू द अदर. आई डोंट नो, डाल दिया. दिस इज लार्जर इम्पैक्ट, इट्स इंप्रेसिव ब्यूरोक्रेटिक मोबिलिटी demolished all other mobility channels and possibilities. It was an anti-mobility. मुझे यहाँ पे थर्ड में बेटर लग रहा था ये. Society was crowded out, right? It packed all the upward mobility within one channel due to its deficient access to human quality and atrophy. This is the root of power of Chinese autocracy. So anyway, ठीक है. I will not discuss much on this. मुझे खुद को ये समझ नहीं आया क्या है, क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है. It's one of those ridiculous kind of questions, and he's given the option as answer as A. I don't know. It doesn't make sense to me. किसी को अगर सेंस हुआ हो तो बता दीजिए मुझे. हाँ बोलो जैन. सर सेंटेंस जो इन्होंने दिया है वो सही लिखा है, जैसे 2 बार मोबिलिटी वर्ड का यूज वो तो किया ठीक है. है ना, एंटी मोबिलिटी मोबिलिटी चैनल, दिस इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, एंटी मोबिलिटी मोबिलिटी चैनल? मतलब कि इट वाज सपोज टू बी अ मोबिलिटी चैनल बट एक्चुअली इट वाज एन एंटी मोबिलिटी मोबिलिटी चैनल. ओके ओके. मतलब आपको अगर कोई सपोज करो कि कोई ऐसा एंटी थेफ्ट डिवाइस दे रहा है जो थेफ्ट कराता हो, ऐसा कुछ हो, तो एंटी थेफ्ट थेफ्ट डिसेप्ट डिवाइस ऐसा कुछ उसका नाम रख दिया उसने. उसने कहा कि जो काम उसको करना चाहिए था मोबिलिटी, वो उसका उल्टा हो गया. ओके, इट वाज सपोज टू प्रोवाइड मोबिलिटी टू पीपल. ओके, but it was anti-mobility in the sense that it packed all the upward mobility within one channel. मतलब सी upward mobility क्या होता है कि सोसाइटी में लोग उसका जो सोशल स्टेटस है वो चेंज हो. जो गरीब हैं, पुअर पीपल शुड बिकम मिडिल क्लास शुड बिकम अपर मिडिल एंड सो ऑन. दैट इज कॉल्ड अपवर्ड मोबिलिटी. ओके, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड्स अपवर्ड मोबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं लोगों को अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ. वो कह रहा है कि ये एंटी मोबिलिटी मोबिलिटी चैनल है. इसने सारी अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो सिर्फ एक ही चैनल में डाल दी, जो कि स्टेट. दैट मीन्स only the government can benefit out of this whole situation wherever this KU was there. Okay, which is चाइना की बात होगी. तो पीपल की बात, तो इसलिए ये एंटी मोबिलिटी मोबिलिटी चैनल्स को नाम दे दिया. तो दिस इज ओके, देयर इज नथिंग wrong in this sentence. Okay, it is only about the fitting way which he has put it here. Not, I'm not able to understand why has he fit it here. Okay. ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू एनी इफ यू रिकलेक्ट, वी डिड इट वेरी रिसेंटली एंड 3 वाज द करेक्ट आंसर. ये अगस्त में सर. हाँ, प्लांट टॉक्सिन्स आल्सो एक्ट एज पोटेंट डिफेंस. ये नहीं हो सकता है, राइट. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ईयर. फोर्थ से स्टार्ट करेंगे. दे आर वाइड स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द 1000 और सो, राइट. फिर उस पर चले जाएंगे हम. फिर उसके बाद में हम चले जा सकते हैं वेदर दिस टॉक्सिक हैज बीन कंफर्म टू ओनली अ फ्यू हंड्रेड कंपाउंड्स. इवन फ्यूअर टॉक्सिन्स आर नोन टू ऑफर इकोलॉजिकल बेनिफिट. ये जो ऑल्सो है, तो ये ऑल्सो कहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा है इसमें, और इसलिए ये ऑड होना. Okay, this was a long summary, but not difficult. Not difficult at all. Evidence has increased that cancer stem cells play a fundamental role in cancer, typically comprising about 1% or less of a total tumor mass. These
appear to have unlimited proliferation potential. तो ये कैंसर स्टेम सेल जो है ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करने लगे हैं, और दे हैव अनलिमिटेड proliferation मीन स्प्रेड का पोटेंशियल, कैपेसिटी टू ड्राइव कैंसर ग्रोथ. इन एडिशन कैंसर स्टेम सेल्स हैव बीन implicated in मेटास्टेटिस. मेटास्टेटिस मीन्स कि एक जगह से जब वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, राइट, आपको कहीं पे कैंसर हुआ और वो दूसरी जगह पहुंच गई. कैंसर स्टेम सेल्स हैव ऑलरेडी बीन फाउंड इन leukemia and lung and all of these. They may be present in all cancers. The discovery may be the most important discovery. ठीक है. Cancer stem cells are likely to afford entirely new cancer therapies. Given cancer stem cells, it's obviously becomes obvious that merely reducing the mass of a tumor without eliminating the cancer stem cell will almost surely lead to recurrence of the disease. तो क्या होता है कि ट्यूमर होता है कहीं पे भी किसी को, तो वो ट्यूमर में कैंसर स्टेम सेल्स होते हैं. तो आप अगर अगर आप उसको ट्यूमर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो विदाउट एलिमिनेटिंग कैंसर स्टेम सेल, तो वो वापस से आ जाएगा. Thus, increasing number of investigators are now focusing efforts to find means to selectively kill cancer stem cells, stop cancer stem cells from proliferating, induce cancer stem cells to differentiate or change to non-malignant types, and to stop cancer stem cells from leading to metastasis. So this talks about the important discovery which has happened cancer stem cells, और वही responsible है कैंसर के फैलने के लिए, और उसको रोकने के लिए आपको जो हम जनरली ट्यूमर में ये लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं मास ऑफ ट्यूमर विदाउट एलिमिनेटिंग कैंसर स्टेम सेल, तो उसके कारण वापस आ जाता है. तो इसको लिए ये नई थेरेपी जो आएंगी उसमें इसको करना चाहिए इफेक्टिवली टारगेट. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट नहीं थी मेरे ख्याल से. फाइंडिंग वेज टू न्यूट्रलाइज कैंसर स्टेम सेल्स व्हिच प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स एंड पॉसिबली फॉर मेटास्टेसिस हैज बिकम अ फोकस ऑफ रिसर्च इन द फाइट फॉर कैंसर. ठीक लग रहा है, रख लेते हैं. कैंसर स्टेम सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल कैंसर्स. एक तो पहली बात, हाँ, दे मे बी प्रेजेंट इन ऑल कैंसर्स बोला है, मे बी प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कैंसर्स. तो एक तो यहीं पे गड़बड़ होगी. हैव अनलिमिटेड proliferation potential and increasing number of cancer research is being focused on cancer stem cells. ठीक है, इसमें ये भी है लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स एंड पॉसिबली फॉर मेटास्टेटिस की बात भी नहीं की, इसमें मेटास्टेटिस की बात नहीं की है. और दूसरा ये इसमें गलत है, तो इसलिए इसको बाहर कर देंगे. Scientists are focusing on ways to stop cancer cells from proliferating and finding out ways to shrink a tumor without eliminating. ये तो उल्टा बोल रहा है. Shrinking a tumor without eliminating तो बिल्कुल उल्टा है ये. Cancer stem cells are likely to yield novel cancer therapies in the future, and these cells have the capacity to prevent the growth of cancer, or they are the ones which are growing and causing metastasis. ये भी बिल्कुल गलत है. तो इसमें दो ऑप्शन बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये दो ऑप्शन के बीच में थोड़ा सा सोचोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई ए होगा करेक्ट आंसर. Right? Cool. Let's look at the next one. This was very easy. Both the para examples were very easy. यहाँ पे 10 लिखा हुआ है. He was Atlas Telamon. कौन है ये हमें नहीं पता. But Zeus condemned. Okay, so when the Titans were defeated, Atlas and his brother Menoetius sided with Titans in their war against Olympians, the Titan Almighty. अभी ये war हो रहा है और उसमें दो साइड हैं. एक तरफ Titans हैं और एक तरफ Olympians. When the Titans were defeated, so obviously पहले तो वॉर में कौन कौन है ये पता है हमें, बताया जाएगा. उसके बाद में टाइटन जब डिफीट हो गए तो मेनी ऑफ देम वर कन्फाइंड टू टार्टरस. उसके बाद बोलते जाएंगे. बट जियस कंडेम्ड एटलस टू स्टैंड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ गाया द अर्थ एंड होल्ड अप द स्काई ऑन हिज शोल्डर्स. दस ही वाज एटलस टेलामन. ये जो फोर्थ और वन है ये एक बहुत अच्छा मैंडेटरी पेयर बना के बैठे हुए. एंड एंड्योरिंग एटलस, आपने देखा होगा एटलस जो एक है वो उसमें वो वर्ल्ड को अपने शोल्डर पे लेके बैठा हुआ है. ऐसी एक पिक्चर देखी होगी आपने. यस सर. तो यही है. राइट, सो दिस वाज इजी, आई वुड से इजी पैसेज होती था. और इसके बाद वाला तो और भी इजी था. ये तो बहुत ही इजी है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कोकेन कम्स फ्रॉम जस्ट 3 कंट्रीज. मच ऑफ इट इज हेडेड फॉर द यूएस एंड द यूरोप. सॉरी, 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे चले जाएंगे. लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स पेट्रोल इंटरनेशनल वाटर्स इन कैरिबियन होपिंग टू सीज कोकेन शिपमेंट्स व्हेन दे सक्सीड इन नैबिंग एनी स्मगलर्स. तो मतलब अब इससे इजी मुझे नहीं लगता है कोई भी पैराजम्बल हो सकता है, तो कहीं भी किसी मॉक में एक्चुअल एग्जाम में आ सकता है. डू यू एग्री और नॉट? अब Yes, छोड़ sir. दिया आपने तो अलग बात है. यस सर. इफ यू चूज नॉट टू डू, एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली आई से कि यार मतलब छोड़ना भी एकदम चीजों को ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार अगर बहुत ही इजी निकल गया इस तरीका का तो. बट हाँ, ये है कि 20-30 सेकंड में आपको क्विकली डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है. अगर 20-30 सेकंड में कुछ नजर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट. ओके, बिकॉज दिस वॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको कंफ्यूज कर सके मेरे हिसाब से. अगर आपने कोई और बनाया है तो आपको इमीडिएटली स्टोरी समझ में आ जाएगी कि गलत बनाई है आपने. This also was an easy one, I would say. It is possible to lie with facts and to tell truth with fiction. In fact, truth is the main concern of literary fiction.
Good fiction is about choosing details that are so strange and rooted in a singular place and time that memory clings to them. Finding quiet moments that, though they may be unseen or unmentioned, permanently alter life. All these moments undoings. Fiction opens up imagination and makes readers empathetic, and beautiful language makes people curious. Keeps them from diving into story. Fiction is a craft. तो फिक्शन जो है, जो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो how it is a very powerful tool for telling true story, right? How it hooks you, how it uh, appeals to you. क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको हुक कर देते हैं, आपको एम्पैथेटिक बना देते हैं, राइट? तो फिक्शन एज अ वे ऑफ टेलिंग ट्रू स्टोरीज इज वेरी वेरी इफेक्टिव. कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव, देयर इज मोर ट्रूथ इन फिक्शन. देखो, कोई कंपैरिजन नहीं है कि ट्रूथ फिक्शन में ज्यादा है कि फैक्ट्स में है. By making one empathetic and curious, fiction can efficiently deliver true stories. Yes, रख लेते हैं. Fiction works best. ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि fiction works best. इस तरह के जो वर्ड होते हैं, कंपैरिजन, अनवारंटेड कंपैरिजन, अननेसेसरी बेस्ट और मोस्ट बताना, ये सब गलत होते हैं. Fiction is a craft of telling the truth, as strange as it may seem, through a story that clings to the memory. Now, as strange as it may seem, ऐसा कहाँ से हमें समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है स्ट्रेंज, लेकिन वो स्ट्रेंज अलग लिखा हुआ है कि ये गुड फिक्शन इज अबाउट चूजिंग डिटेल दैट आर सो स्ट्रेंज एंड रूटेड इन अ सिंगुलर प्लेस. मतलब वो इतने स्ट्रेंज और इतने यूनिक होते हैं वो कि आपकी मेमोरी में वो क्लिंग हो जाते हैं, राइट? तो ये गलत है, बिल्कुल ही टोटल डिस्टॉर्शन है. और इसमें ये भी नहीं बताया कि क्यों, व्हाट डज, व्हाई इज फिक्शन बेटर मेथड टू डिलीवर टू स्टोरीज, क्योंकि वो एम्पैथी क्रिएट कर देता है, क्यूरियस बना देता है. तो ये जो बी में दिया हुआ है वो सब नहीं है इसमें, इसलिए बी बिकम द करेक्ट आंसर. सो दिस वाज अगेन सिंपल इनफ. मतलब दो में भी कोई कंफ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं थी, जैसे पिछले वाले में हो सकता बात, और इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी. And then we come to this. This is moderate to difficult. I would say not very difficult like Keju, but it was okay. It was not a very difficult question also. Uh, for centuries, long before biology coalesced as a discipline, early scientists struggled to understand what constitutes life. तो what constitute life? Life itself did not exist. वन पे शायद किसी ने लगा दिया हो, लेकिन उसका कोई सेंस है क्या? What constitutes life, ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. मिलेनिया अगो एरिस्टोटल्स स्काला नेटुरे डिस्क्राइब्ड एरेड नेचर में कंटिन्यूम. तो ये क्या होता है लाइफ में, ये अलग अलग लोगों ने क्या बताया किस किस टाइम पे, इसकी बात हुई. एरिस्टोटल ने ये बताया, ये कुछ बताया. कार्ल लिनस क्वाइटली रिमूव देम फ्रॉम हिज ओन टेक्सोनॉमी. लाइफ इटसेल्फ डिड नॉट एग्जिस्ट, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है इसका. 17th century naturalist Athenius Kircher believed that vitalism was impressed in different substances with mineral force forming some. ये भी इसने अपने कुछ व्यू बता दिया, इसका भी कोई सेंस नहीं है. फिर जर्मन रोमांटिक्स ने कुछ बताया. तो ये जो आप देखिए, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्ट्रगल चल रही है. एक बार एरिस्टोटल कुछ बोल रहा है, फिर ये एथेनेसियस कुछ बोल रहा है, फिर उसके बाद में जर्मन रोमांटिक्स आ गए, नॉवेलिस और यॉन्ग वोल्फ्रेड वॉन गेल. They were captivated caves and thought the same intuiting forces generating crystals climaxed in humans. All was organic. अब ये बताइए कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है अगर आपने इसको बीच में नहीं लिखा. What does it really convey? Nothing, absolutely nothing. कि अगर हम इस सेंटेंस को छोड़ दें यहाँ पे लिख के कि जर्मन रोमांटिक्स 19th century novelists were captivated by caves and thought the same intuiting forces generating crystals climaxed in humans. All was organic. What all was organic? कुछ नहीं पता, इसलिए ये यहीं पे आएगा. लाइफ इटसेल्फ डिड नॉट एग्जिस्ट, ऑल वाज ऑर्गेनिक. दैट मींस लाइफ नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, सब कुछ ऑर्गेनिक था. तो ये फोर्थ में बहुत बढ़िया तरीके से आके दिस पैसेज वाज अबाउट कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें कह रहे हैं. लाइफ इटसेल्फ जो थी वो डिड नॉट एग्जिस्ट, ऑल वाज ऑर्गेनिक. सो आई वुड नॉट कॉल इट वेरी डिफिकल्ट और डिफिकल्ट है ना, मैं मीडियम मॉडरेट हम बोल सकता हूँ. राइट, सो दैट वाज वीए. तो वीए में अगर मतलब हम देखें तो वीए वाज क्वाइट स्कोरिंग वीए दिस वन. इसमें अगर हम देखें तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे आप अटेम्प्ट कर सकते थे. केजू और अपवेलिंग में भी कंफ्यूजन हो सकता था. अपवेलिंग में ये दो क्वेश्चन थोड़े से, और मे बी ये अगर आपने को नहीं ध्यान है, आपने नहीं किया तो, लेकिन लास्ट 5 क्वेश्चन वर इजी. ओके, एनी कमेंट्स बिफोर वी गो टू द आरसी? Any comments, any views?
जिन्होंने ठीक नहीं कर पाए, जो कि क्या गड़बड़ कर दी वहां पे, पकड़ नहीं पाए, छोड़ दिया आपने वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो लेट अस। Yes, sir. Sir found the para completions to be difficult. तो तो पहला आई थिंक कंप्लीशन। वहाँ हम्म। हम्म। कौन सा तो पहला वाला वहाँ बीजू? हाँ मतलब मैंने एक्चुअली दोनों मतलब एक पे मैंने मतलब मैंने दोनों एक तरीके से छोड़ ही दोनों दिए छोड़ थे दिए, तो ठीक आई है, ठीक थिंक है। आई वेस्टेड सम टाइम देयर। तो ठीक है, तो देन हाँ, तो देन दैट टाइम यू कुड हैव यूटिलाइज्ड इन पहला जंबल। सही हो गए आपके। यस यस पैरा जंपर जो है राइट। थोड़ा पैरा का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा था बिकॉज टाइम नहीं बचा था। हाँ, तो मतलब कि उसमें अटक गए केजू में, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। राइट आई थिंक आई वेस्टेड लाइक 2 मिनट्स ऑन केजू वाला क्वेश्चन तो आई थिंक उतने में शायद पैरा का कर सकता था। ये केजू जो है वो ये सभी को ऐसे ही तंग करता है, क्या करो। यप। मतलब ये केजू सर पढ़ते हमारे हैं। हमारे मॉक में भी केजू है, हाँ, हमारे स्टेट में यार भी मुझे, केजू है। हाँ तो यार वही तो, इसलिए तो मैं इसको पढ़ के मेरे को हंसी आ रही थी। द होल थिंग आई वाज काइंड ऑफ लाफिंग व्हाइल रीडिंग इट। सर तो आपको सर का खांसी तो नहीं आई थी पढ़ते वक्त, वो मफलर वाली? हाँ। मफलर वाली खांसी तो नहीं आई थी? नहीं, वो तो अब पास्ट हो गया यार, वो तो उसका गरीब वर्जन था। अब तो उसको खांसी वांसी कुछ नहीं, वो तो अब अब सर तो सेठ है, एसी आ गया सेठ। ना। हम्म। 45 करोड़ का रेनोवेशन हुआ है घर में। अरे भाई वो सेठ आदमी है यार, अब थोड़ी कह सकते एग्जैक्टली। हैं। उसकी उसकी फिजिक देखो आप, अगर 10 साल पहले की, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वही है माइल नरिश्ड। ऐसा लग रहा है इथियोपिया से आया हुआ है, और आज देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल घुंगरू सेठ कम नहीं है वो। चलो एनीवे, लेट्स मूव टू द पैसेजेस। सो लेट्स फर्स्ट, लेट्स गो वन बाय वन ओनली, एक एक करके अटेम्प्ट करते हैं। सर फ्रैंक करमोड once compared novels to angels. At first glance seems unfortunately saccharine proposition, इनकंसिस्टेंट विद डिग्निटी। सैकरिन मतलब क्या होता है? सैकरिन मतलब शुगर होती है जो बहुत ही स्वीट समथिंग, राइट? इनकंसिस्टेंट विद डिग्निटी एंड सीरियसनेस ऑफ अ ब्रिटिश नाइट। ये बेसिकली एक ब्रिटिश नाइट थे, राइट? मतलब एक एरिस्टोक्रेसी, रॉयल वो थे। और किंग एडवर्ड प्रोफेसर भी थे ये इंग्लिश लिटरेचर के, और वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब इनके काफी राइटिंग वाइटिंग बहुत फेमस थी। तो अगर ये कह रहे हैं कि नॉवेल्स को एंजल से कंपेयर कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की बातें क्यों कर रहा है ये आदमी, तो मतलब इतना सीरियस टाइप का आदमी है। बट लाइक ऑल ऑफ Kermode's ideas, it is based upon a set of extraordinarily complex connections. Is central to his lifelong investigation with some of the irreducible questions of literature. What is the purpose of fiction? Why do we read it? These questions nip at the heels of all of Kermode's books, but the comparison between angels and literature is made specifically in his evergreen study, The Sense of an Ending, drawn from a series of lectures he gave. The year is important because the threat of nuclear annihilation lent intense clarity to Kermode's main point. Humans personally and collectively are preoccupied with trying to understand their deaths. For life to have meaning, to amount to more than just a sequence of events, and meaning must be projected backwards from an ending that provides the key to interpreting everything that uh, preceded it. तो ये कह रहा है कि देखिए ये जो जस्ट सेकंड। हम्म। तो ये कह रहा है कि ये जो इस तरह की क्वेश्चन है कि व्हाई इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्शन, व्हाई डू वी रीड इट, तो ये इसके क्वेश्चन हर बुक में ही पाए जाते हैं। लेकिन उसकी एक स्टडी थी, सेंस ऑफ एन एंडिंग, ये इसने लेक्चर दिए थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 में ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे न्यूक्लियर थ्रेट होने लगी थी, राइट? रशिया, यूएस, ये सब लोग न्यूक्लियर जो थे वो कंट्रीज बन चुके थे, और थ्रेटन करते रहते थे एक दूसरे को। तो लोग जो थे वो अपनी डेथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। मतलब उनको लगने लगा कि सिर्फ एक लाइफ शुड नॉट बी जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देयर शुड बी सम मीनिंग इन इट, एंड इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम बैकवर्ड्स। Fiction mirrors this process. A common complaint of a failed novel is that just portrays one damn thing after another. But a great work of literature endows its action with a higher order of sequence that transcends mere chronology and, as Kermode puts it, charges the story with meaning. Endings are not terminations, but completions. तो ये कह रहा है कि फिक्शन भी इसी तरह की प्रोसेस है जो कि आपको सोचने पे वो कर देती है कि मीनिंग निकालने पे, लाइफ क्या मीनिंग है, एंड क्या है क्या नहीं है। तो फील्ड नॉवेल जो है वो सिर्फ एक सीक्वेंस बताती है, लेकिन जो ग्रेट वर्क्स हैं वो सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा ट्रांसेंड कर जाते हैं। दैट मीन्स दे सरपास नियर क्रोनोलॉजी, और स्टोरी को जो है वो मीनिंग देते हैं। एंडिंग्स उसमें सिर्फ टर्मिनेशन नहीं होती, मतलब सिर्फ खत्म होगी कहानी, चलो किताब बंद, वो नहीं है, बल्कि कंप्लीशन है। मतलब पूरा कल्मिनेशन होता है, आपकी स्टोरी का मीनिंग मिलता है लाइफ को, मतलब लाइफ या जो भी इसकी स्टोरी है उसको। नाउ थिंक अगेन अबाउट एंजल्स इन medieval cosmology. Cormode explains angels occupied a kind of middle zone between the earth and heavens. एंजल बेसिकली ये होते हैं जो
भगवान की मैसेंजर माने जाते हैं, विंग्स होते हैं उनके, लॉन्ग रोब होते हैं, देखिए होगी आपने एंजल्स जो कि मिडिल जोन ऑक्यूपाई करते हैं बिटवीन अर्थ एंड हेवंस। ह्यूमंस लिव्ड इनसाइड टाइम, गॉड वाज इटर्नल। इंसान जो है वो टाइम के अंदर बंद है, कैद है, लेकिन गॉड तो इटर्नल। एंजल्स रिक्वायर्ड देयर ओन ऑर्डर ऑफ टाइम बिकॉज दे वर नॉट प्योर बीइंग्स, yet were on most interpretation immaterial, acting in time yet not of it any more than they participate in God's eternity. Immutable, not subject to time, they were nevertheless capable of acts of will and intellect by which change is produced in time. तो इनका एक अलग ही था, जैसे इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड टाइम रहते हैं और गॉड इटर्नल है, ये कहीं बीच में है, क्योंकि इनका अपने एक टाइम का आइडिया है। ये प्योर बीइंग्स भी नहीं है, इममटीरियल है, लेकिन फिर भी एक तरह से गॉड की तो मतलब टाइम में भी हैं और गॉड की इटर्निटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इम्यूटेबल भी, अनचेंजेबल भी है, नॉट सब्जेक्ट टाइम, लेकिन फिर भी इनके अंदर विल और इंटेलेक्ट है। तो इस तरह से ये बताया गया कि ये मिड पाथ एंजल जैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो करमोड पॉइंट्स आउट that Saint Thomas Aquinas designated the medium the angels inhabited the womb, but the label is unimportant. What significant is that angels were the intermediary, humankind's broker to divine truth. तो ये बीच के जो थे वो लोग थे, बीइंग्स हैं, और काइंड ऑफ जैसे ब्रोकर आपको कुछ भी चीज अचीव करवाता है, वैसे ही एंजल जो है वो आपको अल्टीमेट ट्रुथ तक लेके जाते हैं। And so it is, Kermode's right with fictions. We know that stories are invented, their connections manufactured, their meanings contrived. Yet we read them with conditional assent. They provide the glancing instant when sluggish corporeal human beings commune with something outside time. Saint Aquinas, Saint Augustine called the period of soul's attention. They show the eternity, but only for a moment. तो इसमें जो स्टोरी होती हैं वो हम को एक तरह से इटर्निटी दिखा देती हैं कुछ टाइम के लिए। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अब आई डोंट नो, अब आप लोगों ने किसी ने से अपने जिन लोगों ने क्लासिक्स पढ़ी हुई है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ द क्लासिक्स फिक्शन जो है, जो क्लासिक होती है, लिटरेचर जो होता है, जो अच्छी क्वालिटी की होते हैं फिक्शन, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, और चार्ल्स डिकेंस की हैं जो ये सब किताबें हैं, द ग्रेट गैट्सबी है। तो ये सब आप एक बार जब पढ़ोगे, इफ यू आर काइंड ऑफ हुक्ड ऑन टू इट एंड यू रीड इट वंस, यू विल फाइंड काइंड ऑफ इटर्नल ट्रूथ इन देम। मतलब आपको लगेगा कि यार ये केवल इसी की स्टोरी नहीं है, ये एक ह्यूमन काइंड की स्टोरी है, या एक इटर्नल स्टोरी है, दिस विल लास्ट फॉर एवर। तो ये जो नॉवेल्स हैं और ये बुक्स हैं, आपको फिक्शन जो है ये एक तरह से आपको इटर्निटी दिखाती है सिर्फ एक मोमेंट के लिए, लेकिन तो इट्स लाइक मिडवे, लाइक एंजल, जैसे एंजल जो है वो आपको गॉड दिखाती है इटर्निटी कुछ टाइम के लिए, उसी तरह से बुक्स भी जो आपको इटर्निटी दिखाती हैं फॉर अ मोमेंट। तो दिस पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ नॉवेल्स आर एंजल्स सेंट। सर फ्रैंक करमोड ने इस तरह की बात की थी, जिन्हें कि उन टाइम में ऐसा सोचा गया कि यार ये इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं सेकंड टाइप की, लेकिन ये चीज़ें उनकी हर किताब में लिखी गई हैं, और पर्टिकुलरली एक लेक्चर जो उन्होंने दिए थे उसमें है कि इंसान जो है वो जब अपनी एंड या लाइफ को एनालाइज करता है तो उसको मीनिंग देखने की कोशिश करता है, तो वो एंड से आप लेके आओ पीछे तो बेटर है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग पैसेज। वॉज दिस पैसेज स्मॉलर इन लेंथ? नहीं, दिस इज अ सिमिलर सिमिलर साइज पैसेज। कोई भी पैसेज इसमें से सिमिलर स्मॉलर इन लेंथ नहीं है, सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मोटे मोटे। ऑलराइट, तो आई होप कि समझ में आ गया सबको। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। Which of the following statements about the year 1965 can be inferred from the passage? तो 1965 में क्या हुआ था? इसने एक सीरीज ऑफ लेक्चर दिए थे। Year is important because the threat of nuclear annihilation lent intense clarity to Kermode's main point. Humans are preoccupied with trying to understand their deaths. For life to have any meaning to amount to more than just a sequence of events, that meaning must be projected backward from an ending. तो जब आप 1965 में हो और आपको न्यूक्लियर थ्रेट लूम कर रहा है, तो आपको अपना एंडिंग दिख रही है, और एंडिंग से फिर आप पीछे आके अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीजें इस तरह से ह्यूमन बींग्स सोचने पे उस टाइम पे मजबूर हो गए थे, बिकॉज ऑफ दिस इम्पेंडिंग थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनालिसिस। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट हियर, राइट? ऐसा ही हमें स्टेटमेंट इसमें से चूज करना पड़ेगा। ह्यूमंस वर टू प्री ऑक्यूपाइड, ये गलत हो गया यहाँ पे, विद द मीनिंग ऑफ लाइफ टू अप्रिशिएट करमोड्स फिलॉसफी। मतलब इंसान अपने इसमें इतना बुरी तरह लगा हुआ था कि उसको करमोड की फिलॉसफी समझ नहीं आई। देखो, ये करमोड की फिलॉसफी समझ नहीं आई ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है कि करमोड की फिलॉसफी, ये कह रहा है कि जो इस तरह का कंपैरिजन है बिटवीन एंजल एंड लिटरेचर, ये स्पेसिफिकली इस टाइम पे हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए क्योंकि उस टाइम पे एनाइलेशन की थ्रेट चल रही थी। The comparison between novels and angels would be more relevant in the nuclear age. Again, this is kind of taking it too literally. Question of the, अब इसमें आप 3 और 4 में कंफ्यूज हो सकते हैं। Question of purpose of fiction would engage readers as they fret
फेस द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। इसमें से कोई थर्ड किसने मार्क किया क्या? डिड यू एंड अप मार्किंग 3 एनीवन? थर्ड और फोर्थ में देखो होने का कंक्लूजन करेक्ट था। फेस्ड, यस, विथ प्रोस्पेक्टिव एनाइलेशन ह्यूमंस वर मोर लाइकली टू पॉन्डर ओवर द मीनिंग ऑफ लाइफ। देखो इसमें जैसे एज दे फ्रेट द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर, फेस्ड विथ प्रोस्पेक्टिव एनाइलेशन, ये दोनों के दोनों जो है सेम है, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करते। लेकिन क्या ये करेक्ट है? क्वेश्चन ऑफ पर्पस ऑफ फिक्शन वुड एंगेज, इज दिस पर्पस ऑफ फिक्शन दैट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन दे आर फेस्ड विद थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और दे आर मोर लाइकली टू पॉन्डर ओवर मीनिंग ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ना कि फिक्शन का क्या पर्पज है, राइट? वो उसके ऊपर नहीं सोच रहे हैं। वो तो ये बता रहा है कि फिक्शन का क्या पर्पज है, ये इसकी किताबों में लिखा गया है। लेकिन इंसान ऐसा सोच रहा है बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेट लूम कर रही है, ये नहीं बोल रहा है। ओके, सो इसलिए इसमें थर्ड लुक्स लाइक अट्रैक्टिव ट्रैप, बट फोर्थ इज सर द। सर बोलो। हाँ सर, हम तो न्यूक्लियर वॉर देख के हटा दिए क्योंकि कोई हाँ, इतना, हम न्यूक्लियर वॉर देख के हटा दिए थे क्योंकि क्यों? जनरल सेंस में ना, मतलब डेथ की बात हो रही है ना, न्यूक्लियर वॉर थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है नहीं इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, आप, अच्छा, आप ये कह रहे हो कि न्यूक्लियर वॉर स्पेसिफिक हो गया? नहीं, लेकिन देखो ये 65 में ये इसके कारण हटाना ठीक नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा रहता फेस्ड विथ प्रोस्पेक्टिव न्यूक्लियर अनाइलेशन, तो क्या आप इस ऑप्शन को गलत कर देते? नहीं करते ना। तो न्यूक्लियर इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम हियर इज कि वो क्या सोचने पे मजबूर हो गए। वो ये सोचने पे मजबूर नहीं हो गए थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्शन, वो ये सोचने में मजबूर हो गए थे मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज दे वर सीइंग द एंड नियर। जैसे इसने ऑथर ने कहा ना कि आप सपोज आज खड़े हो 1965 में, अब आप सोच रहे हो कि यार मेरी तो, मैं तो 1990 तक तो खींच ही दूंगा सपोज। लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ खड़ा हुआ और यहीं पे मेरा अंत होने वाला है, तो फिर आपने सोचा कि चलो यार अपनी लाइफ का मीनिंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन अब तो यहीं से पीछे जाना पड़ेगा सोचने के लिए कि क्या है हमने किया क्या लाइफ में आज तक। हाँ जैन बोलो। सर इसमें मैंने इसका सी को इसलिए हटा दिया था, इस पे लिखा था क्वेश्चन ऑफ पर्पस ऑफ फिक्शन वुड एंगेज रीडर्स एज दे फेस थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। तो मेरे को वो एनालॉजी समझ नहीं आई थी जो इसने एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश करी है। फिर लेकिन वो डी में थोड़ी बेटर जो लिखा हुआ था, मैंने उस चक्कर में डी को मार्क किया था, मेरे को सी में एनालॉजी सही बैठती दी थी। देखो एनालॉजी की बात नहीं है, बात ये है कि 65 ईयर बोला क्यों गया? 65 ईयर इसलिए बोला गया है क्योंकि जिस टाइम पे एक एनाइलेशन की बात चल रही है, उस टाइम पे लोगों को अपनी लाइफ के पर्पस दिखने लगते हैं सडनली, है ना? अगर सडनली बोला जाए कि दुनिया का अंत हो जाए, तो आज सब सोचने लगेंगे कि यार फिर हमारी लाइफ क्या मीनिंग रहा, क्या पर्पस रहा। हम ऐसे ही इधर उधर भागते रहे, हम जिंदगी भर कैट की तैयारी करते रहे, कोई बोला हम जिंदगी भर इसी की तैयारी करते रहे, हमने किया क्या लाइफ में? तो ये सब चीजें कब सोचोगे आप? जब आपको लगेगा कि यार एंड नियर है। ओके, तो वो उस हिसाब से ये है। ये तो बोल रहा है कि आप पर्पस ऑफ फिक्शन के बारे में सोचने लगोगे, आपको सपोज एंड नियर हो रहा है आपका, है? और आप ये सोचोगे कि यार पर्पस ऑफ फिक्शन क्या है यार लाइफ में, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया, बस ये समझ लो उसके बाद चले जाऊंगा उस तरफ। है यमराज आ गए किसी के पास में, उसको बोलते हैं चल भाई तेरा टाइम आ गया है, बोलता है यमराज जी थोड़ी देर वेट करोगे, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्शन इन लाइफ, देन आई विल कम विद यू। वो बोलेगा कि तेरे को अगर मैं 1 घंटा देता भी होगा तो अब नहीं देने वाला हूँ। या फिर वो इतना हंस हंस के हो जाएगा पागल की, बोलेगा ठीक है तू एक काम करके तू रुक जा, तो आप में आऊंगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल ह्यूमरस हियर, बट ठीक है। Okay, the author of the passage suggests which of the following about angels. Saint Aquinas considered consigned angels to a no man's land between heaven. सेंट अक्विनास ने एंजल को भेज दिया नो मैन लैंड में। सेंट अक्विनास कौन होते हैं भेजने वाले? सेंट अक्विनास ने तो कहा था, राइट? सेंट अक्विनास ने क्या कहा था? सेंट अक्विनास ने कहा था कि जो डिस्क्राइब ये जो मीडियम्स इनहैबिट करते हैं उसे एवं उसका नाम दिया था। उसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने वहां भेज दिया था उसको, नो मैन्स लैंड बिटवीन अर्थ एंड, दे मीडिएटेड बिटवीन मटेरियल ह्यूमैनिटी एंड गॉड्स इटर्निटी। यस, मीडिएटेड मीन्स बीच, बीच में ना, ब्रोकरेज, मीडिएट करना मतलब बीच में आके आके करना। तो ये लिखा हुआ है इसमें, कई जगह लिखा हुआ है ये। व्हाट सिग्निफिकेंट इज दैट एंजल फॉर द इंटरमीडियरी ह्यूमन काइंड्स ब्रोकर टू डिवाइन ट्रूथ या इटर्निटी या गॉड। तो इसको रख सकते हैं। दे बिलोंग टू टाइम एंड पार्टिसिपेटेड इन क्रिएटिंग, नहीं नहीं, दे डिड नॉट बिलोंग टू टाइम, नीदर दे बिलोंग टू इटर्निटी। ये तो बीच के हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस रेंडर्स करमोड्स आर्गुमेंट सस्पेक्ट, ये तो रिडिकुलस ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है बी, द मीडिएटेड बिटवीन मटेरियल ह्यूमैनिटी एंड गॉड्स इटर्निटी। तो अगर हमें समझ में आ गया कि एंजल का नाम बीच का है, तो हम इस क्वेश्चन को सही मार्क कर देंगे।
Okay. Which of the following best states the author's main point? An angel is a medium by which a text survives. एक मिनट, ये इसमें बेसिकली एंजल इज द मीडियम की बात नहीं है. पैसेज का जो मेन पॉइंट था, नॉवेल्स आर लाइक एंजल्स, राइट? सो पैसेज जो है वो नॉवेल्स कहीं ना कहीं फिक्शन या नॉवेल तो आना ही चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज इट इज नॉट अ करेक्ट मेन पॉइंट. सेंट ऑगस्टीन स्प्रेड द वर्ड. सेंट ऑगस्टीन इज नॉट द मेन आइडिया, वो तो एंड में लिखे हुए हैं उसके बारे में. फिक्शन ट्रांसपोर्ट द ह्यूमन सोल फ्रॉम ब्रीफ इंस्टेंट टू अ ट्रांससेंडेंट ट्रूथ बियॉन्ड टाइम. यस, एग्जैक्टली जो इसमें इसने लास्ट का जो पॉइंट लिखा है एक तरह से वही इसका मेन आइडिया है कि फिक्शन ह्यूमन सोल को कुछ टाइम के लिए इटर्निटी दिखा देता है बियॉन्ड टाइम. ओके, सो दिस कैप्चर्स इट वेरी वेल. इट इज ओनली एट द एंड ऑफ जर्नी दैट वन कंटेम्पलेट्स. ये तो ऐसा कोई इसका मेन आइडिया नहीं है. मेन आइडिया वो सी. आई होप आप लोगों ने मेन आइडिया इसका सही निकाल दिया होगा. सैकरिन, ये क्वेश्चन इजी था. सैकरिन मतलब मीठा, अल्टीमेट, बहुत ज्यादा मीठा, या मतलब इससे अगर हम चारों में से देखा जाए तो एक ही फिट होता है, वो है सेंटिमेंटल. ओके, अगर अनएक्सपेक्टेड या लोली तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो. फैंटास्टिक मतलब कि बहुत ही कोई सुपर या कोई बहुत ही फैंटास्टिक मीन फैंटेसी टाइप, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे. आप अगर देखोगे तो नॉवेल को एंजल उन्होंने बोल दिया, तो दिस सीम्स लाइक एन अनफॉर्चुनेटली सैकरिन प्रोपोजिशन, क्योंकि इनकी डिग्निटी ये बहुत सीरियस है, तो ये इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं. तो इसलिए उनकी बातें लोगों को बड़ी सेंटिमेंटल लगी. So saccharine has been used in terms of sentimentality. Okay, so I hope the passage and the question are clear. कोई इसमें डाउट है किसी को किसी तरह का? अगर मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको दो ही पैसेज करने थे तो आपको 3 और 4 करने चाहिए थे. मे बी यू शुड हैव लेफ्ट दिस एंड द सेकंड वन. अगर 3 करने थे तो इसको आप इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते थे, या फिर आप अगला वाला कर सकते थे. और लास्ट के दोनों जो थे वो मुझे ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे. ऐसा कोई इसमें इसमें हो सकता है कि कुछ लोग ये जो इसने नॉवेल और एंजल्स के बीच की एनालॉजी क्रिएट की है, और जिस तरह से इसने देखो कितने सारी चीजें क्रिएट की है. एक तो टाइम और इटर्निटी, राइट? देन मटीरियलनेस या मटीरियल बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन मटीरियल या स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट? जैसे एंजल इज अ स्पिरिचुअल बीइंग, राइट? वो मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक इन द सेंस मटीरियल और फिजिकल या और कॉर्पोरियल बॉडी नहीं होती. इटर्निटी हो गया, देन टाइम फ्रेम हो गया, देन तो ये सब कॉन्सेप्ट इसने इसमें डिस्कस किए. सही है, मतलब अगर मीनिंग नहीं पता तो फिर तो छोड़ ही देना चाहिए ना इस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को. नहीं, आप एजुकेटेड गेस वर्क कर सकते हो यार. आप सोचो ना, सर इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो इस सेंटेंस से समझ में आ जाएगा ना, इस सेंटेंस से समझ में आ जाएगा. Compare novels to Angel. At first glance, this seems like an unfortunately saccharine proposition, inconsistent with the dignity and seriousness of a British knight. तो अब इसमें क्या लोली लग रहा है आपको कि बहुत ही लो टाइप? तो लो टाइप का इसमें क्या है? पर्पज ऑफ फिक्शन नॉवेल्स एंजल्स, मतलब इसमें कुछ इसमें लोली का मतलब अनएक्सपेक्टेड. मैं तो एबीसी मेरे को मतलब फिट इन करने का था, वो कंटेक्स्ट नहीं फिट करा एग्जैक्टली कि सेंटिमेंटल भी हो सकता, मतलब वो ये शॉर्ट शॉर्ट कुछ था नहीं. सैक्रिन वर्ड नहीं सुना था आपने पहले? नहीं. हम्म. नहीं. अच्छा, तो सैकरीन जो होगा ना, ये एक शुगर स्वीटनर होता है एक. अगर आपने ये जो ये जो शुगर वाले आते हैं ना, शुगर फ्री और ये सब, इनमें सैकरीन होता है. तो सैकरीन इज बेसिकली शुगर. टू मच शुगर इज बेसिकली टू मच सेंटिमेंटल. ऐसे एसोसिएट करते हो. हाँ जयंत बोलो. सर मैंने इसको निमोनिक से तोड़ा था, मेरा निमोनिक्स क्या है, बहुत ज्यादा वाहियत बनाया था मैंने, बट उस चीज से मैंने इसको सेंटिमेंटल मार्क कर दिया था कि जो निमोनिक्स मेरे माइंड में क्रिएट हुआ था उस टाइम पे, वो सिर्फ सेंटिमेंटल को अटैक कर रहा था उसी वक्त. कौन सा ऐसा था बताओ सही. सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा. ठीक, अरे ओके. हमारा भी कैट एग्जाम है, हमें भी बताओ. नहीं नहीं यार, वो ऐसे फिर देखो, वो तो क्या है ना कि वो ऐसा बता देगा, फिर आप उसको कहीं गलत जगह अलग जगह फिट कर दो, गलत हो जाएगा. यस सर, वो यस. वो जो जिसका जिसका एक कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे. तो दूजा करे जो डंका बाजे. निमोनिक, जिसको जिसने जो निमोनिक बनाया उसी को यूज करने दो. तो वो यूनिवर्सल अगर कुछ होता तो मैं ही बताया था आपको. ऐसा कुछ यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है. सैकरीन इज बेसिकली एज आई सेड, इट्स ये अब आपके दिमाग में घुस जाएगा जिंदगी भर के लिए कि सैकरीन इज बेसिकली दैट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग कंपाउंड. ओके, एंड टू मच ऑफ सैकरीन बेसिकली इज लाइक टू मच ऑफ सेंटिमेंटल. जैसे इसको सेंटिमेंटल के ही अगर हम और भी वर्ड्स देखेंगे तो मशी बोलते हैं, मशी, राइट? मशी.
तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मशी मशी हो रहे हो भाई, तो ये सब एक ही जैसे वर्ड्स हैं। इमोशनल हो गए अगर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। ओके सर। All right. According to Stan's indicators of habitat quality as perceived by an individual of a dispersing species indicate the presence of resources, conspecifics and heterospecifics. अब यहाँ बात हो रही है डिस्पर्सिंग स्पीशीज मीन्स कि अगर कोई एक स्पीशीज है, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह आ रही है रहने के लिए, एक हैबिटेट से दूसरी जगह पे, राइट, यहाँ पे रहती है, उसको यहाँ आना है, ठीक है। तो इंडिकेटर ऑफ हैबिटेट क्वालिटी जो है, उसमें क्या क्या आएगा, कैसे वो डिसाइड करेगा कि इस एरिया में रहना है कि नहीं रहना है। मतलब आप इसको सिंपल एनालॉजी बनाओ कि अगर सपोज करो किसी को एक एरिया में मूव करना है रहने के लिए, तो वो क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा, वहां पे रिसोर्सेज देखेगा, रिसोर्सेज है कि नहीं, आसपास दुकानें हैं कि नहीं, आसपास लोग हैं कि नहीं, आसपास कुछ डॉक्टर्स हैं नहीं है, आसपास कुछ दूसरी फैसिलिटीज है कि नहीं है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन क्या है वहाँ, क्या नहीं है, ये सब चीजें देखेगा ना। ऐसे जंगल में जाके तो कोई रह नहीं लेगा। कॉन स्पेसिफिक्स, राइट। अब ये कॉन स्पेसिफिक्स मतलब क्या होता है कि आप ही के जैसे और कितने लोग वहां रह रहे हैं, आप ही की प्रजाति के। और हेटेरोस्पेसिफिक मीन्स दूसरी प्रजातियों के कितने लोग वहां रह रहे हैं। As you might imagine, dispersers lack the time and energy needed to complete in-depth assessments of critical resources in the habitats they encounter. तो अब ऑब्वियसली सभी के पास में टाइम और एनर्जी इतना तो होता नहीं कि वो एक एक चीजों का असेसमेंट कर सके। Evidence suggests that some dispersers rely on quick and dirty cues to assess the relative quality of prospective settlement sites. For example, young lizards that leave their natal site to search for feeding territories spend only 6 hours evaluating a particular location. Given their varied diet of arthropods, this time being is probably too short to permit a detailed assessment of prey availability. So rather than assessing arthropod availability at each site, lizards seem to assess habitat characteristics such as light intensity and amount of leaf litter. These characteristics correlate with prey availability and lend themselves to a more rapid evaluation than the painstaking task of evaluating the local availability of several different prey species. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एग्जाम्पल दे दिया उसने कि ये एक यंग लिजर्ड है, उसको अपनी नेटल जहाँ पे वो पैदा हुई वहां से आके फीडिंग टेरिटरी में आना है उसको, तो सिर्फ 6 घंटे लगाएगी उसको। अब उसकी डाइट जो होती है वो एंथ्रोपोड है, तो यहाँ पे आके वो एंथ्रोपोड नहीं ढूंढने लगेगी कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो वो क्या करेगी कि वहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ लाइट इंटेंसिटी कैसी आ रही है, लीफ लीटर कितना है, उससे उसको समझ आ जाएगा कि प्रे अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, रादर देन डिटेल्ड एवेल्युएशन। सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट टॉक्स अबाउट कि जब एक डिस्पर्सिंग स्पीशीज को अपनी दूसरी जगह हैबिटेट बनाना है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि डिटेल्ड असेसमेंट करे। वहाँ पे 3 चीजें होती हैं, रिसोर्सेज, कॉन स्पेसिफिक और हेटेरो स्पेसिफिक। तो वो डिटेल्ड असेसमेंट की बजाय कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हैबिटेट के, टू असेस दिस। व्हाट अबाउट कॉन स्पेसिफिक्स? अब अगर आप ही की प्रजाति के वहां पे लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्या देखोगे? शुड डिस्पर्सर्स इवैल्यूएट देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द विसिनिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव होम? Absence of conspecifics from a particular site might be a good thing. After all, if an individual settles into an unoccupied site, it would avoid all the nasty intra-specific within the same species competition for resources. वो कह रहा है यार, अगर आप ही जैसे बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, तो एक एरिया में अगर एक ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है और अगर 85 लोग आके बस गए वहां पे, तो आपके लिए कंपटीशन स्ट्रांग हो गया। तो आप अगर अनऑक्यूपाइड जगह पे जाओगे, तो आप वो सारे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को अवॉइड कर पाओगे। There are two main ideas conceiving how fitness might change with the number of conspecifics in an area. अब 2 आइडिया हैं इसमें कि फिटनेस कैसे चेंज होती है। With one model proposed by Fretwell called the ideal free distribution predicts that individual fitness will decline as the number of conspecifics in a patch increases. तो एक फ्रेटवेल का मॉडल है, वो कहता है कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्पेसिफिक बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी फिटनेस जो है, मतलब दिस इज नॉट गुड site for this habitat is not good for this particular species, right? तो ये एक हो गया। दूसरा जो है अनदर आइडिया एली जो बता रही है कि सजेस्ट दैट इंडिविजुअल फिटनेस इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ कॉन्स्पेसिफिक्स एट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी। जैसे थोड़े से ज्यादा हुए तब तो अच्छा है, मतलब आपके लिए अच्छे हैं वो, लेकिन ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। दैट मींस टिल अ सर्टेन पॉइंट availability or number of conspecifics in an area helps you, but beyond a point it starts being or posing competition for you. तो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट कॉन स्पेसिफिक्स कि आप ही की प्रजाति के लोग अगर एक जगह रह रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं। तो उसमें ये 2 थ्योरी बता दी कि एक तो ये कि कोई कहते हैं फ्रेटवेल की कोई भी अगर इवन जो भी नंबर ऑफ कॉन स्पेसिफिक हैं आपके लिए नुकसानदायक है, और दूसरी बोलती कि नहीं, थोड़े तक जो है वो ठीक है, आपके लिए ज्यादा हो जाएंगे तो नुकसानदायक है। Stamps concluded presence of conspecifics in an area could also serve as an information source of information about habitat quality. Juvenile lizards, for example, seem to use conspecific presence as an indirect cue to habitat quality. Juveniles were allowed to view 2 sites of equivalent quality. A territory owner was present in one site but not on the other.
After 10 days, the territory owner was removed and the juveniles were allowed to select between the two sites. Young dealer preferred the previously occupied site to the equivalent unoccupied site. अब ये इन्होंने एग्जांपल किया कि दो साइट दी एक जुवेनाइल डीलर को, ए और बी, और यहाँ पे कोई ओनर था एक, पहले पहले यहाँ पे कोई रहता था और ये खाली थी, वीकेंड, ठीक है। इनको ये दोनों दिखा दी गई। थोड़े दिन बाद यहाँ पे इसको हटा दिया गया, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, और फिर उसको बोला गया कि भाई तुम, बोला गया मतलब उसको ये टेस्ट किया गया कि ये कहाँ जाती है, पता पड़ा वो यहीं आई। मतलब कि पहले का एक प्रेजेंस ऑफ ऑन स्पेसिफिक अर्लियर कन्वेड टू इट दैट द क्वालिटी ऑफ हैबिटेट इज गुड हियर। तो एकदम खाली खाली मत जाओ, यहाँ कोई पहले रहता था, मतलब यहाँ पे बस्ती थी पहले, अच्छी चीजें थी, तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे सुनसान जगह चले जाओगे जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, तो वो आपके लिए हो सकता है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी ना हो। इस तरह से आप सोच सकते हो। सो यहाँ पे एक और इन्होंने ये एक इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली हैबिटेट क्वालिटी की। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पेसिफिक्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट कैन हैव कॉस्ट एंड बेनिफिट फॉर एन एनिमल कंसीडरिंग वेदर टू सेटल देयर। अब हेटेरोस्पेसिफिक्स मीन्स जो आपके दूसरे प्रजाति के, तो अगर आप लिजार्ड हो और वहाँ पे शेर भालू जीते हैं कि नहीं, या दूसरे कोई जानवर है कि नहीं, तो उसके कॉस्ट और बेनिफिट दोनों हो सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज दैट शेयर म्यूचुअल रिसोर्सेज वुड बी नेगेटिव ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो अगेन म्यूचुअल रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। Interaction between heterospecific individuals can also be beneficial, however, when birds from mixed species flock and experience the benefit of enhanced food acquisition and anti-predator behavior. कई बार लेकिन बेनिफिशियल भी हो जाता है, अगर एक कबूतर रहते हैं वहाँ पे और एक दूसरे टाइप के बर्ड्स आ गए वहाँ पे, तो मिक्स्ड स्पीशीज फ्लॉक बन गया और इनको बेनिफिट हो सकता है फूड एक्विजिशन का और एंटी प्रीडेटर बिहेवियर। दैट मीन अगर कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो ये सब मिलकर उसको भगा सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हेटेरोस्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। तो अगर आपके इलाके में दूसरी प्रजाति के लोग रहते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। Thus, moving in when there are neighbors of other species may be beneficial in the circumstances. This idea has been formed by Menkinen as the heterospecific attraction hypothesis, which states that individuals choose habitat patches based on the presence of established residents of other species. This model predicts that individuals searching for a new home will display the strongest attraction to heterospecific when the benefit of social aggregation outweigh the cost of competition and the cost of independent sampling of habitats are high. तो ये जो मॉडल है इसका कहता है कि देखिए, अगर हेटेरोस्पेसिफिक्स हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन उनको जब मिलेगा जब इनको जो अलाइन करने का जो सोशल एग्रीगेशन की जो बेनिफिट है, इट आउटवेज द कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। दैट मीन्स उसके कारण जो इनको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज नॉट टू मच। एंड कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग, अगर हम जाके और ढूंढते रहेंगे शहरों में तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो दे विल बी अट्रैक्टेड टू द प्लेस वेयर हेटेरोस्पेसिफिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो पैसेज तो इंटरेस्टिंग था, मतलब इसमें कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं। ऐसा हो सकता है किसी को शुरू शुरू में लग रहा हो डिफिकल्ट है, बट आई थिंक व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड आई यू वुड एग्री दैट इट इज नॉट अ डिफिकल्ट पैसेज। इसमें सिंपली बात की गई है कि एक स्पीशीज जो डिस्पर्सिंग है, दैट मींस इट इज कमिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड अ डिफरेंट हैबिटेट। व्हाट ऑल डज इट लुक फॉर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, हाउ डज इट ट्रीट द प्रेजेंस ऑफ कॉन स्पेसिफिक्स। उसमें दो थ्योरी बताई गई हैं कि एक थ्योरी बोलती है कि चाहे कितने भी कॉन स्पेसिफिक हो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, ये फ्लेटवेल वाली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी बोलती है अल्ली वाली कि थोड़े टाइम तक थोड़े बहुत क्वांटिटी में हो तो कौन स्पेसिफिक हेल्थ अच्छा रहेगा आपके लिए, ज्यादा हो तो नुकसान हो जाएगा। फिर उसमें ये भी बताया गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौन स्पेसिफिक अगर कोई रहता है वहां पे तो आप उस चीज को पॉजिटिवली व्यू करते हो। और तीसरे में हेटेरोस्पेसिफिक की बात हुई लास्ट में, कि हेटेरोस्पेसिफिक्स का होना वहां पे आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अगर आपके लिए फायदा ज्यादा है नुकसान कम है तो आप चूज करोगे वही जगह जहाँ पे हेटेरोस्पेसिफिक लोग रह रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द, कितने लोगों ने ये किया था पैसे आउट ऑफ यू? बाद में तो करना चाहिए था। तो बाद में किया था। बाद में किया था क्या सर। लगा? जब बाद में ही करा है इसको सर, तो अच्छा लगा? बाद में यस अच्छा सर। लगा। मतलब फर्स्ट गो में इसको लीव करना राइट चॉइस थी, लेकिन जब अच्छा अच्छा। सेकंड गो में आफ्टर अटेम्प्टिंग इसको जब अटेम्प्ट किया तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, मेरे 2 सही हो गए थे। हम्म, रीडिंग ओके। में थोड़ा सर टाइम दे दिया था मैंने इसको बस। हम्म, सर मैंने सर लाइक सेकंड अटेम्प्ट। बोलो, बस गो अहेड अरमान। सर स्टार्ट मतलब मैंने करा ये मॉक के टाइम पे, तो आई फाउंड थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट। फर्स्ट पर लगा था थोड़ा डिफिकल्ट लगा था अंडरस्टैंडिंग पे, बट आगे आगे जाके कंफर्टेबल हो गया था। तो इजी था बट थोड़ा टाइम लग गया था इसको करने में। हम्म, चलो, यस, क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statements regarding dispersers and conspecifics is accurate according to the passage?
Dispersers tend to consider the presence of conspecifics to be a negative indicator of quality of a prospective habitat. बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। ये जो थर्ड पैराग्राफ में लिजर्ड की बात बताई है कि इसका पुराना मालिक था वहां पे, तो उसको खुशी हुई वहां पे, वहीं पे आई वो। दिस वन सेज ये इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट है। If the population of conspecifics is high, it will increase the individual fitness. Absolutely wrong. ये उल्टा है। एली वाली थ्योरी में भी ये कह रही है कि ये थ्योरी वाला ये उल्टा बता रहे हैं। इट डिक्रीजेस, ये अगर कॉन्स्पेसिफिक ज्यादा है तो इट डिक्रीजेस द इंडिविजुअल फिटनेस। Dispersers assess the characteristics of habitat and correlate them with the presence of conspecifics. Assess the characteristics of habitat and correlate them with the presence of conspecifics. ऐसा कैसे, ये दोनों चीजें तो ऐसा नहीं है। Presence of conspecifics itself tells them about the characteristics of habitat. The presence of conspecifics in habitat is considered to be a positive indicator of the quality of prospective habitat. Yes, ये थर्ड पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। So this is easy select. After all, if an individual settles into an unoccupied, it will avoid all the nasty intraspecific competition. The model proposed by which of the following authors? तो वो कह रहा है कि भाई कौन जितने भी इंट्रास्पेसिफिक आपको अवॉइड करने हैं, दैट मीन्स इट डज नॉट वांट इवन वन इंट्रास्पेसिफिक पर्सन, मतलब कौन स्पेसिफिक। तो ऐसी थियरी किसकी थी? ऐसी थियरी तो फ्रेटवेल की थी। एज पर एली, पहली बात तो ये दोनों तो वैसे ही हटा दो, ये दोनों तो थियरी थी नहीं इस बारे में। इसमें एली की थ्योरी ये थी कि थोड़े टाइम तक अगर लो टू मॉडरेट इंट्रास्पेसिफिक होता है तो ठीक है, ज्यादा नुकसान रहेगा। लेकिन फ्रेटवेल के हिसाब से तो जरा भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए फ्रेटवेल की थ्योरी ये कहती है, राइट? Yes, sir. In the context of selection of a site by juvenile lizard, it can be inferred that territory owner is a conspecific whose presence indicates a high quality habitat. बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। A prey of the disperser indicating higher resource availability, क्या बोल रहे हैं? Conspecific whose presence will result in lower individual, no, conspecific अगर जिसकी presence है तो अच्छा है ना habitat, तो उल्टा थोड़ी। Conspecific that evaluated the local availability before selecting, ये नहीं कह सकते आप। देखो वहां बता रहा है कि सपोज करो कि आप, जैसे मैंने दो साइड का बताया था कि ये एक ओनर बैठा हुआ है यहाँ पे, ए पे, बी पे नहीं है, राइट? ओनर है एक, तो उसने आके देखा कि यार यहाँ पे ओनर है, तो उसने कहा ये साइट अच्छी है। अब उसने ओनर ने वहां पे क्यों सिलेक्ट किया, उसके अंदर नहीं घुस रहा है वो कि दैट ओनर हैज ऑलरेडी इवैल्यूएटेड द लोकल अवेलेबिलिटी बिफोर सिलेक्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। बस ओनर है, दैट मींस इट इज अ गुड हैबिटेट फॉर वट एवर रीजन, वेदर देयर इज अ लोकल अवेलेबिलिटी और देयर आर अदर फैक्टर्स। तो इसलिए ये डी गलत है। डी इसमें लग सकता था किसी को, किसी ने डी मार्क करा क्या? ओके, या हम मतलब उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुंचे कि डी और ए में कंफ्यूजन, तो अलग बात है। It can be inferred from the passage that heterospecifics and conspecifics in habitat often, तो heterospecifics और conspecific जो है habitat में कई बार एक दूसरे को हेल्प करते हैं और कई बार एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो शेयर प्रीडेटर प्रे रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं बताया गया कि एक हेटेरोस्पेसिफिक मतलब दूसरी प्रजाति को आती है जो उनको खा जाती है, ऐसा तो नहीं बोल रहा। सर्व डायमेट्रिकली ऑपोजिट पर्पसेस ड्यूरिंग हैबिटेट सिलेक्शन, ये मतलब क्या हुआ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पर्पस? कोएग्जिस्ट इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयरिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। यस, म्यूचुअल बेनिफिट्स शेयर करते हैं वो, अगर उन्हें लगता है कि नुकसान नहीं है और शेयर करने का फायदा ज्यादा है तो दे कोएग्जिस्ट। डू नॉट प्रेफर कोएग्जिस्ट बिल्कुल गलत है। लास्ट में लिखा हुआ है कि इफ दे फाइंड दैट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग देयर outweigh the costs associated with it, then they will want to stay there, right? तो ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया इसको, मे बी क्वेश्चंस वर अ लिटिल मोर, आई मीन दे नीडेड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने पैसेज समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन आई एम श्योर बिना इवन पीछे गए हुए देख के ही कर सकते थे, अगर पैसेज समझ में आ गया तो, इट बट एब्सोल्युटली फाइन क्वेश्चंस एंड ऑल वर क्वाइट लॉजिकल। मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट these mocks which I am seeing consistently, that there is nothing in this which tells you that there is a vagueness or ambiguity or any kind of challenge here. मतलब लॉजिकल है, क्वाइट लॉजिकल। यस चेतना। Sir, actually, I found the third passage the most difficult one. ये वाला मुझे अच्छा। सबसे easy लगा क्योंकि ये थोड़ा बायो से रिलेटेड था, अच्छा मेरा अच्छा, सब्जेक्ट भी आपका है तो सब्जेक्ट, इसलिए। हाँ ओके Yes, ओके, sir. कोई बात नहीं, स्टिल यू डिड प्रीटी वेल आई वुड से। So let's look at this one. The 20th century was not a permanent plunge into depravity. We are aware of the cliche the 20th century was bloodiest in history, and that has been used to indict a vast range of tenets, including
atheism, science, capitalism, communism, etc. But is this true? Claim is really backed up by death tolls from any century other than 20th. 20th century also had more people. Population of the world in 1950 was 2.5 billion, which is about 2.5 times the population in 1800, 4.5 times, 16, 7 times, 15 times. So the death count of a war in 1600 would have to be multiplied by 4.5 for us to compare its destructiveness to the destructiveness of the war in the middle of 20th century. तो अब ये पैसेज का जो प्रेमाइस है वो ये है कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि 20th century has been the bloodiest in history. तो क्या ये सही है? ऑथर इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट. वो कह रहा है कि क्लेम इज रेयरली बैक्ड अप बाय डेथ टोल्स फ्रॉम एनी अदर सेंचुरी. बाकी की सेंचुरीज का तो हमारे पास डेथ टोल है ही नहीं. आप कह रहे हो कि 20th century इज द ब्लडीएस्ट. व्हाट इज द कंपैरिजन? क्या 20th century में ज्यादा लोग नहीं हैं? तो आपको प्रोपोर्शन देखना चाहिए. पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 1950 में कितनी थी और बाकी टाइम्स पे कितनी बताया गया है. तो अगर हम सिंपल कंपेयर करें 1600 से, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन 1600 में 4.5 टाइम्स हो चुकी है पॉपुलेशन, राइट. तो जो डेथ काउंट है, राइट, 1600 का, वो भी वुड हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4.5. तो अगर आप कह रहे हो कि आज हमने 100 लोग मर गए हमारे, तो उस टाइम पे से अगर 40 लोग उस टाइम मरे थे, तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इसको अगर 4.5 करोगे तो ये 180 हो जाएगा. Therefore, it will be more. So you can't compare this 40 with this 100 because the number of people were also far fewer then. So he is trying to give some statistical inputs on why it is not correct to say that 20th century has been the bloodiest. Another illusion is historical myopia. The closer to an era is to our vantage point in the present, the more details of the same can be gathered. इसको हम availability bias भी कहते हैं, right? Availability heuristic कहते हैं इसको. Historical myopia can afflict both common sense and professional history. Cognitive psychologist Emmott Tversky and Daniel Kahneman, ये बहुत बार आ जाते हैं दोनों के दोनों, have shown that people intuitively estimate relative frequency using a shortcut called availability heuristic. ह्यूरिस्टिक मतलब होता है रूल ऑफ थंब. ये वर्ड देखो हमने कई बार डिस्कस भी किया है, और मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी जो की थी उसमें भी बताया था. इसका मतलब होता है रूल ऑफ थंब. आप मतलब एक गट फील या रूल ऑफ थंब अपना एक लगा देते हो टू अराइव एट सम आंसर. The easier it is to recall examples of an event, the more probable people think it is. मतलब अवेलेबिलिटी में जो दिमाग में आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं, अगर आपने रिसेंटली 2-3 ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, तो आपसे कोई भी पूछेगा कि विच इज द मोस्ट डेंजरस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप बोलोगे ट्रेन, क्योंकि इट इज इजियर टू रिकॉल those events, and therefore you think it is more probable. People overestimate the likelihoods of kind of accidents that make headlines, such as plane crashes, shark attacks, and terrorist bombings, and they underestimate those that pile up unremarked, like electrocution, falls, and drownings. इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, पोल्यूशन. yesterday only I was hearing some I was watching a video YouTube पे, शेखर गुप्ता, he was mentioned that 16 lakh or something have been the deaths due to pollution, okay, over the past, I don't know, some years. And so people, do they consider pollution as one of the biggest factors of death? No, because ये सब जो है unremarked चली जाती है, right? Whereas अगर एक कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, उसमें 50-100 लोग मर गए, तो बहुत दिनों तक वही याद आता रहेगा, जबकि लाखों लोग मर गए किसी दूसरे तरीके से. तो दिस कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक. तो ही सेइंग कि ये एक चैलेंज है कि हमें 20th century क्यों ब्लडीएस्ट दिखती है, बिकॉज बाकी की चीजें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है, बाकी की सदियां हमारे दिमाग से निकल चुकी हैं. When corrects for the availability bias in 20th century population explosion, one comes across many wars and massacres that could hold their head high among 20th century atrocities. Taking into account population differences with past society, Steven Pinker developed an adjusted rank with adjusted death tolls based on a 20th century equivalent to come up with a new ranking for atrocities. The new ranking list includes not just deaths on battlefield but indirect deaths of civilians from starvation and disease. तो अब इन्होंने और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है, और कुछ ना कुछ करके एडजस्टेड रैंक निकाली है फॉर अ न्यू रैंकिंग. और इसमें सिर्फ डेथ्स ऑन बैटलफील्ड ही नहीं, बल्कि स्टारवेशन, डिजीज से जो मरे हैं. तो ऑब्वियसली पहले के जमाने में कई लोग मरते थे. जो एक ब्लैक डेथ करके प्लेग आया था स्पेन में और यूरोप में, उसमें तो मिलियंस ऑफ पीपल हैड गॉट वाइप्ड आउट, मिलियंस. Had you heard of all the great atrocities from time immemorial? I hadn't. I suspect many readers will be surprised to learn that of 21 worst things that people have done to each other, 14 were in centuries before the 20th. And all of this pertains to absolute number. When you scale by population size, only one of the 20th century atrocities even makes the top 10. वो कह रहा है कि भाई आपने क्या सारी की सारी जो atrocities हुई हैं इन मेमोरियल टाइम से, वो आपने सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी थी. और बाकी के रीडर्स भी ये सरप्राइज होंगे कि 21 वर्स्ट थिंग्स जो लोगों ने करी हैं, जैसे होलोकॉस्ट है, ये सब, इसमें से 14 पुरानी सेंचुरी में थी
और ये एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। और जब आप इसको स्केल कर दोगे पॉपुलेशन साइज से, मतलब विदाउट इवन स्केलिंग, तो जब स्केल कर दोगे तो सिर्फ एक 20th सेंचुरी की अट्रॉसिटी है जिसने की टॉप 10 है, मे बी दैट इज होलोकॉस्ट ओनली। These figures, of course, cannot be taken at face value. Some tendenciously blame the entire death toll of a famine or epic on a particular war, rebellion, or tyrant, and some came from innumerable causes that lacked modern techniques of counting and record keeping. At the same time, narrative history confirmed that earlier civilizations were certainly capable of killing in vast numbers. Technological backwardness was no impediment. We know from Rwanda and Colombia, massive number of people can be murdered with low-tech means such as machetes and starvation. And in the distant past, implements of killing were not always so low tech because military weaponry usually goes to the most advanced technology on scale. तो क्या देखिए, फिगर्स भले ही कोई डिस्प्यूट कर लो, आप भले ही आप ऊपर नीचे कर लो थोड़े बहुत, लेकिन कई बार लोग एंटायर डेथ टोल को फैमिन या एपिडेमिक या वॉर पे ब्लेम कर देते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे आती हैं कि जो रिकॉर्ड कीपिंग और काउंटिंग ठीक से नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नैरेटिव हिस्ट्री में ये कंफर्म हो चुका है कि पुरानी सिविलाइजेशन जो थी वो लोगों को वास्ट नंबर में मारने की केपेबल थी। टेक्नोलॉजिकल ऐसा नहीं है जैसे आज कोई बोलेगा आज तो आपके पास न्यूक्लियर पावर है, आपके पास केमिकल वॉरफेयर है, आपके पास ये एक साथ बहुतों को मार सकते हो, तो यार पहले तो नहीं था, तो वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है। उसने एग्जाम्पल दिया रवांडा और कोलंबिया कंबोडिया का, जहाँ पे लोगों को मासिव नंबर्स में लो टेक मीन से मारा गया है। मचेटी जो एक हंसिया होता है, काटने के काम आता है स्टारवेशन से, और इम्प्लीमेंट्स ऑफ किलिंग वर नॉट सो लो टेक। मिलिट्री वेपनरी तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले के जमाने में लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसलिए लोग मास मास लेवल पे नहीं मारते थे, ऐसा गलत है ऑथर कहना। दिस पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू से और argue that 20th century is not the bloodiest in history, and he has given multiple reasons for it, multiple statistics towards it, and also he's tried to say कि in the end कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो they were not capable of killing people in mass, not like that. There are countless examples of situations where people have been killed with very low tech means, and of course मिलिट्री टेक्नोलॉजी वॉज नेवर लो टेक, क्योंकि हर समय जो भी किसी भी एक एरा होती है उसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो होती है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उस एज की। तो पैसेज में ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो डिफिकल्ट नहीं था। यस अरमान बोलिए। सर ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये जो एब्सोल्यूट नंबर्स वाली चीज थी, हम्म, तो मेरे को ये कंपैरिजन थोड़ा ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा था एग्जैक्टली हम्म, कि हम्म, मतलब पुराने टाइम में जैसे पॉपुलेशन साइज वाली चीज जो है कि ये एक्चुअल में ऐसा कह सकता है क्या कि जो 17th 18th सेंचुरी में जो लोग कोई ऐसा डिजास्टर टाइप सा हुआ था फॉर एग्जांपल, तो वो एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है या फिर बस हम उसको स्केल करेंगे तो वो नंबर ज्यादा होगा? गुड पॉइंट। देखो मैं आपको बताता हूँ वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि सपोज करो कि कोई 1600 में एक इवेंट हुई, उसमें 40 लोग मर गए, और 1950 में एक इवेंट हुई जिसमें 100 लोग मर गए। अब आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते because your population is 4.5 times today. Therefore, this has to be scaled up by 4.5, first of all. That means 180 is equivalent to 100 today. Okay. So he's saying कि पुराने की अगर आप कोई फिगर लेके भी आते हो और वो इससे आज से कम है, तो डज नॉट मीन दैट पहले इस तरह की मास किलिंग नहीं होती। दैट इज द पॉइंट गिवन हियर। बट इन दिस देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट गिवन हियर। ही सेइंग कि हम तो अभी सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं। क्या हमने सारी एट्रोसिटीज के बारे में पढ़ा है या सुना है पिछले के बारे में पहले की? नहीं। वो बोला अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 21 वर्स्ट थिंग्स देखोगे जो ह्यूमन बीइंग ने एक दूसरे के साथ में किए, उसमें से 14 वर बिफोर 20th सेंचुरी। और ये सिर्फ 14 जो है, ये ये तो एब्सोल्यूट नंबर में है, मतलब स्केलिंग अप की तो बात ही नहीं है अभी। मतलब ये जो 14 इंसिडेंट है, इसमें अगर हम सपोज अभी 100 को मान के चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे 100 हुई है किलिंग्स, तो बोल रहा है इसमें से 21 में से 14 जो थी कोई 105 थी, कोई 110 थी, कोई 120 थी, कोई 150 थी। तो मतलब एज इट इज दे आर हायर देन व्हाट वी हैव टुडे। फॉरगेट अबाउट स्केलिंग अप, दिस पर्टेन्स टू एब्सोल्यूट नंबर्स। व्हेन यू स्केल बाय पॉपुलेशन साइज, ओनली वन ऑफ 20th सेंचुरी एट्रोसिटीज इवन मेक्स द टॉप 10। बोल रहा है लेकिन अगर आप अब उसको स्केल अप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इनमें से 14 7 नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कि टॉप 10 में आई। अब समझे आप? यस यस सर, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट, थैंक यू।
According to the passage, which of the following can be reasons to suspect that 20th century being considered the bloodiest century notion is an illusion? The notion is rarely supported with relevant details of the हेमोक्लिज्म. हेमोक्लिज्म मतलब वही कार्नेजेस. इसके आप थोड़े से सिनोनिम देख लो. कार्नेज, राइट, जिनोसाइड, मास किलिंग, ये सब एक ही चीजें हैं. तो ये बात तो सही है कि हमारे पास डिटेल ही नहीं है पास्ट के. ये कह ही रहा है ना ये कि कहाँ है हमारे पास पुराने की डिटेल्स कहाँ है. ठीक है. तो एक तो ये सही है, ये भी 20th century witnessed a higher population, ये भी सही है. There is tendency to overweigh the conflicts that is more recent. Availability heuristic, ये सही है. तो तीनों ही सही है, isn't it? हेलो यस सर. बोलो. सर, मोस्ट स्टडीड कहाँ लिखा हुआ है? हम्म. ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना कि मोस्ट स्टडीड. हम्म. ये पैसेज में कहाँ पे है? देखो ये क्या लिखा हुआ है इसमें. ये जो है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पूरा इसी के ऊपर है. The closer an era is to our vintage point in the present, the more details of the same can be gathered. Historical myopia can afflict both common sense. The cognitive psychologists have shown that people intuitively estimate relative frequency using a shortcut. Easier it is to recall examples of an event, the more probable it is. People overestimate the kind of likelihoods from this. तो ये वही बात है ना. मोस्ट स्टडीड मीन्स कि जो हिस्ट्री का पार्ट है उस तरीके से. तो जो इवेंट मोस्ट रिसेंट और मोस्ट स्टडीड है वही आपको दिमाग में आती है. तो यही तो अवेलेबिलिटी बायस है, और क्या है. अवेलेबिलिटी बायस या ह्यूरिस्टिक, यही तो है, और क्या है. सर, मुझे मोस्ट लग रहा था कि मोस्ट स्टडीड डायरेक्टली लिखा हुआ स्टडीड है. मतलब हिस्ट्री में है कि नहीं है वो. स्टडीड मतलब पार्ट ऑफ कॉमन सेंस इन प्रोफेशनल हिस्ट्री. दैट इज व्हाट इज स्टडी, और क्या. ठीक है. यार हाँ, वो यही कह रहा है ना कि जो आपको मतलब दिमाग में जो है ही नहीं अभी. आपने क्या लगा दिया, ए एंड बी. यस सर, ऑप्शन सी लगा दिया मैंने. ये तो जबकि बहुत इजी था, सबसे आसान तो यही वाला था. ओवरवे द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर मोर रिसेंट, अवेलेबिलिटी वाला. आपने केवल सर इसके एक्चुअली कारण मेरे हटा दिया साथ था. हुआ क्या है. हाँ सर, मेरे साथ एक दो बार हो रखा है कि मैंने एक दो वर्ड को इग्नोर कर देता हूँ ऐसे, और फिर वो बाद में गलत होता है. तो मैं यहाँ पे ज्यादा कॉशियस होने की कोशिश कर रहा था कि कॉशियसली काम करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे ये भी गलत हो गया. वो कॉन्टेक्स्ट पे होता है यार. मतलब इसमें मोस्ट स्टडीड तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यस सर, यस. है ना. Which method of correction for comparing death tolls has been cited? ये तो इजी है. Studying the technology in scaling the death toll by the world population at that particular point and then comparing the figure across centuries. Yes, easy है ये तो हटा दो. ये तो यहाँ पे स्केलिंग आपको बता दिया ना हमने. यस सर, जल्दी हो गया था ये. फर्स्ट पैराग्राफ में डेथ काउंट ऑफ अ वॉर इन 1600 would have to be multiplied by 4.5. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था. What can be understood? Had you heard of this? मैंने तो नहीं सुना था. तो ये एक इसको लिटरली नहीं लेना इसको कि कॉमन वेरी अवेयर इज अवेयर ऑफ, ये तो हटाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना. इफ द ऑथर कैन बी अनअवेयर दैट दिस शुड बी मोर इग्नोरेंट, ये तो थोड़ा सा ज्यादा फनी हो गया ये. और इन द इवेंट ऑफ atrocity there is a fixed pattern. Correct answer, since the author had been unaware, he could not have correctly compared 20th century with those in the previous century. That's the only logical answer that you can give. Rest are totally illogical. तो ये elimination से ही हो जाएगा. All of the following can be understood from the passage except. सर बोलो. सर, इसमें लिखा हुआ है कि ऑथर कुड नॉट करेक्टली कंपेयर 20th सेंचुरी एट्रोसिटीज. सर, पैसेज में ऐसा एसेंस आ रहा है क्या कि ऑथर तो पैसेज में अपन कंपेयर कर रहा है ना, मतलब क्या कर रहा है. तो 1600 का एग्जांपल दे रहा है वो, फिर वो 1 CE का एग्जांपल दे रहा है. तो इसका मतलब पैसेज में तो यही है ना कि वो कुछ ना कुछ जानता है इन सब चीजों के बारे में. कहाँ जानता है, कैसे लग सर, रहा है आपको. उसने तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया ना. जैसे सर पहले उसमें वाले एक मिनट पैसेज में अरे एक मिनट पैरा में. हाँ अरे भाई सुनो तो सही मेरी बात. ये 1600 जो उसने बताया है, ये उसने रैंडमली लिया है. उसका मतलब ये नहीं कि 1600 में कुछ हुआ था. 1800 में जो हुआ है उसने रैंडमली बोला है. उसने कहा है कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है
कि 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स थी 1800 के, 4.5 टाइम्स थी 1600 में, 7 टाइम्स थी 1300 में, 15 टाइम्स थी 1 CE में। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि इस टाइम पे कुछ हुआ था। वो ये एक आपको पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस टाइम पे कुछ हुआ होता तो उसको ऐसे स्केल अप करना होता। 1600 में अगर हुआ होता, ओके, वुड हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। इट डजंट मीन दैट ही इज सेइंग कि 1600 में कुछ हुआ था, ये इसमें इतना हुआ था, ऐसा थोड़ी बोल रहा है वो। तो ये गलत समझ गया आप। और आपने कौन सा जस्टिफाई किया, ये बताओ चलो इसमें से। हाँ बताओ, आपने कौन सा सर लगाया। मुझे तो सर चारों ही गलत लग रहे थे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, खैर चारों गलत पता नहीं नहीं हो फिर सर सकते। मैंने क्यों बी मार्क कर दिया। बी भी बड़ा फुद्दू आंसर है लेकिन। मतलब ये ऐसा जनरल कैसे बोल पब्लिक सकते हो शुड अभी, बी जनरल इग्नोर। पब्लिक विल बी मोर, कोई ऑथर ऐसा इंप्लाई कर सकता है क्या। नहीं कर आप सकता अपने सर, अपने पता नहीं। ऑडियंस को, आप अपने रीडर्स को ऐसा बता सकते हो कि यार मेरे को ही नहीं पता, तुम तो और गधे हो बड़े। तो वो तो यस रिडिकुलस सर। बात है ना। तो ये क्यों क्यों जस्टिफाई कर दिया आपने। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप एलिमिनेशन से आ सकते हो इसमें, तुम बेसिकली। ओके ठीक है। ठीक है Agreed ठीक है। that this may not be an ideal answer. I fully agree with you that this doesn't look like an ideal answer. But the rest of the answers are totally ridiculous, isn't it? यस सर एग्जैक्टली। तो इसलिए जो लीस्ट रिडिकुलस है उसको सिलेक्ट कर लो। ओके, all of the following can be understood from the passage except the availability heuristic is a mental shortcut that drives an immediate example that comes to person mind. Exactly सही। रेवोल्यूशन अराउंड 1 CE जिसमें 1 बिलियन, अब 1 CE में बता रहा है कितना है, 15 टाइम्स। तो अगर 1 CE में 500,000 हुए थे, मतलब 500K, ठीक है, तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो जाएगा। नहीं 15 नहीं, 1600। 1600 में कितनी हो गई थी आपकी 4.5 टाइम्स, राइट। तो ये कैलकुलेशन यस वाली सर। बात है। 1 CE में 15 टाइम्स द रिजल्टेड इन 50, तो आज की तारीख 1950 के हिसाब से 7.5 मिलियन हो गया। Should be considered bloodier than a civil war that claimed 500,000,000. Yes, 1600 में 500,000,000 lives, मतलब 500K लाइफ जो थी उससे 4.5 टाइम्स ही हुआ। तो मतलब कि 2.5 भी हुआ, 2.25। तो करेक्ट है, दिस इज ब्लडियर, बिल्कुल करेक्ट है, तो नॉट द आंसर। लो टेक implements of killing in the era and poor record can resulted in notion that 20th century was the bloodiest. ये तो नहीं है ऐसा, इसी चीज को तो निगेट कर रहा था वो। People think it is because it is the most said bloody people can remember. Correct answer is C here. ये C को ही तो उसने नेगेट किया है एंड में, यहाँ पे जाके। ये ऐसा नहीं है कि पुराने जो थे वो उनके पास इम्प्लीमेंट्स नहीं थे या वो उसके कारण हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे एडवांस थी, तो ये कह रहा है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। यस यस सर। सर। चले आगे, लास्ट पैसेज। यस सर। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था मेरे हिसाब से तो। कंप्यूटर बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स एज अर्ली एज 1951. Australia's first programmable digital computer produced the first musical tone generated by a machine. Few years later, was writing programs for sound generation, so it generated music. ठीक है, तो इसके थ्रू लोगों ने म्यूजिक जनरेट करना शुरू कर दिया, साउंड जनरेट करना शुरू कर दिया 1951 में। और शेफ करके जो कंपोजर है, इट इज नॉट जस्ट म्यूजिक फॉर म्यूजिक सेक, इट इज पोर्टल टू द इनटू द हिडन रिसेसेस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये एक विंडो है जो कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड के हिडन रिसेसेस में झांक सकती है उसके थ्रू। Music has always had that what I call extra musical things that aren't music themselves. म्यूजिक के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा म्यूजिकल है, मतलब उनका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा है। लाइक लव सॉन्ग्स, वी आर मेकिंग अ सॉन्ग बट देयर इज अ स्टोरी आउटसाइड ऑफ म्यूजिक दैट्स ड्राइविंग इट। मतलब म्यूजिक के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट सिर्फ म्यूजिकली नहीं होता बल्कि और तरीके से भी होता है। His latest foray into data-driven music isn't just a fictionalized emotional roller coaster ride, but the narrative unfolding of a brain seizure in real time. Created in collaboration with a neuroscientist, Joseph, this composition emerged as a way to convert EEG readings from patients experiencing brain seizures into actual audio. Aim is to save the life of comatose, where seizures are often invisible without elaborate brain mimic tests that must be evaluated by specialists offsite, all translating to irreversible damage because every minute lost is a minute against the patient. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ कोई ऐसा फिक्शनल इमोशनल रोलर कोस्टर राइड नहीं गई, बल्कि इन्होंने एक ऐसा आइडिया बनाया, लेके आए, जिसके कारण ब्रेन सीजर जब हो जाता है इंसान का, तो उसके जो
EEG रीडिंग्स होती हैं, राइट? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रीडिंग जो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट हो रही है। तो इससे जो लोग सीजर्स जिनको हो रखे हैं, अभी कोमाटोज में है, मतलब जो लोग कोमा में है और उनके ब्रेन में सीजर हो रहे हैं और जो कि विजिबल नहीं होते विदाउट इलाबरेट ब्रेन वेव टेस्ट, और उनको ब्रेन वेव टेस्ट करके ऑफ साइट स्पेशलिस्ट इवेलुएट करते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो सपोज करो कि कोई पेशेंट है जो कि कोमा में है, उसको आप उसकी ईईजी ट्रैक कर रहे हो, उससे ऑडियो जनरेट कर रहे हो, ऑडियो जैसे ही चेंज होता है तो लोगों को समझ में आ जाता है वहां पे कि इसको सीजर हो रहा है। तो नहीं तो अदरवाइज अभी तक क्या होता है कि उसके टेस्ट होते हैं एलैबोरेट, और फिर वो दूर भेजे जाते हैं, फिर जब तक वो कोई आता है पता करके तब तक लेट हो जाता है। तो शेफ एंड परवीजी आर होपिंग दैट इंस्टेड ऑफ empowering slow process, medics will have no access to simple device placed near patient's head that will convert brain waves into an easy to interpret auditory signal. Instead of waiting hours, trained staff to render diagnosis in minutes. तो मिनटों में बता दिया जाएगा। This possible because song of a brain in seizure is easy to distinguish, like a discontented, desperate fly in search of a way out of a sealed jar. Seizures are very rhythmic and very loud compared to other states. Shed Shape, who set this biological music to the disconcerting sound of human voice in the hope of building greater empathy in the listener. तो उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो सॉन्ग होता है इस टाइम पे वो बहुत ही डिस्ट्रेस में होता है, और उसको हम इन्होंने जिस तरीके से कनेक्ट कर दिया एक डिवाइस से, उससे आप उसके साउंड को सुन सकते हो ह्यूमन वॉइस में, और उससे एम्पैथी आएगी लिसनर में। Music seizing brain is so distinct that as many as 90% of trained interpreters are able to pick it out. Shafe and Parviti are now going through the rigorous research process that would pass US FDA standards in the hope of introducing a commercial medical device. तो 90% लोग उसको पहचान लेंगे, ट्रेन इंटरप्रेटर्स, और अब इनका प्रोसेस चल रहा है उसका अप्रूवल लेने का। Whether artistic or scientific, sonifying our world as a way of wrenching our guts, producing visceral reactions that are frequently missing from the merely visual. तो चाहे कोई भी आर्टिस्टिक या साइंटिफिक एंडेवर हो, सोनिफाइंग मीन्स साउंड अगर हम वर्ल्ड में लाते हैं तो उससे हमारी जो गट्स हैं उसमें रेंचिंग मीन्स की वी गेट इंटेंस रिएक्शंस, ओके, जो रिएक्शन रियरली विजुअल्स में नहीं आ सकते। मतलब पेंटिंग देखने से वो आपको उस तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता, यू कैन वॉक अवे फ्रॉम इट, बट अ सॉन्ग प्लेजेंट और नॉट इज इनएस्केपेबल। आई एम श्योर यू ऑल वुड रिलेट टू इट, maybe not today, that some after a few years when you reach, let's say, my age, when you listen to certain songs which you used to listen when you were young, they will take you back or transport you to a totally different era. मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं ये आपके माइलस्टोन के साथ लिंक हो जाते हैं, अलग अलग माइलस्टोन के साथ में, तो वो जो उनका एक इम्पैक्ट होता है वो इनएस्केपेबल होता है। ये कह रहे हैं कार्ल सेगन है नाइस रीडी। कार्ल सेगन एक बहुत बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट था, जिसने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, इसके ऊपर काफी सीरीज भी बन चुकी हैं। had a nice real insight about it. The effect of using your ears is the easiest way to achieve teleportation. मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाते हो बिना किसी मुश्किल से, राइट? तो यहाँ पे बताने की कोशिश की कैसे सुनने की जो कैपेबिलिटी है सोनिफाइंग आवर वर्ल्ड, उससे इंसान का जो रिएक्शन होते हैं उसके वो कितने डिफरेंट होते हैं, दे टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। Sound is a way to connect with other being. Just think of the last time you sang and danced with someone else. Suddenly that lonely existence transformed into a heady feeling of communality. Musical sound also allows listeners to empathize with data, impossible feat for it not for music emotive qualities. Suddenly abstract seething brain waves in classic form elicit natural jittery responses from listeners. What was once inscrutable has become graspable. तो इस तरह से जो आपके ब्रेन वेव्स थी वो जैसे ही साउंड के फॉर्म में आती है वैसे ही आपके रिस्पॉन्स आते हैं, और जो एक चीज समझ में नहीं आती थी, इनस्क्रूटेबल मीन समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैज बिकम अंडरस्टैंडेबल. So this passage talks about how these guys have tried to create a device which could transform the brain waves during a seizure to sound that can be uh, distinguished or interpreted by 90% of the trained people, paramedics, and therefore they can be diagnosed very quickly and some action taken so that time is not lost and they are saved. And then author talks about how emotive the quality of sound or the auditory response is and how it takes us to a totally different world. That was the passage. अच्छा था, interesting. See, this is what I keep telling आपको कि जो एक तो पैसेजेस जो होते हैं, पैसेजेस तो ऐसा नहीं है, IMS वाला भी मेरे ख्याल से पैसेजेस ठीक ठाक ले आता है कहीं ना कहीं से, इतने खराब नहीं होते उसके पैसेजेस. CL is the worst. Okay, they bring horrible passages, I don't know from where.
maybe 1 in 4 is okay, interesting to read like this, but more often than not they are useless. तो आप देखो कि ये जैसे जितने भी हमने पैसेज पढ़े, इनको पढ़ के मतलब एटलीस्ट आई गेट गुड सेंस, यू फील इंट्रीग्ड, यू फील इंटरेस्टेड टू रीड. पहला वाला था हमने डॉक्टर, वो करमोड वाला पढ़ा जिसमें डॉक्टर नहीं था वो, जिसमें फिक्शन था, नॉवल और एंजल थे. उसके बाद में उसने सेकंड में उसने कॉन स्पेसिफिक हेटेरो स्पेसिफिक बताया. तो वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट इट कि किस तरीके से एक डिस्पर्सिंग स्पीशीज अपना एक हैबिटेट सिलेक्ट करती है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ द 20th century was the bloodiest. And then we looked at how music has transformed this particular aspect of medical diagnostics also. So, very good passages, I would say, overall. Let's go to the questions. What does Schaef imply by the statement music has always had what I call extra musical? म्यूजिक के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि म्यूजिक के बाहर तक इम्पैक्ट करती है. म्यूजिक इज मोर अबाउट एस्पेक्ट्स लाइक स्टोरी टेलिंग. बिल्कुल गलत. म्यूजिक इज द मीडियम फॉर डायरेक्टिंग लव स्टोरीज. ये तो बहुत लिटरल हो गया. Music has other facets that do not confine themselves to just music. There are things outside of music that fall under the purview of music. इसमें आप सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो. तो बताइए इसमें से डी कितने लोगों ने मार्क कर दिया? तो डी में क्या गलत है चाहिए? जिन्होंने सी मार्क किया बताएं कि डी में क्या गलत है. सर वो परव्यू सर ऑफ म्यूजिक. हाँ, अंडर द परव्यू ऑफ म्यूजिक क्या है? नहीं, लेकिन हम्म, इस अंडर द परव्यू ऑफ म्यूजिक नहीं सही है ना सर. हम्म. जरूरी थोड़ी कि जो चीज आउटसाइड ऑफ म्यूजिक है और जो हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक्स्ट्रा ठीक है, आप म्यूजिक सही कह रहे हो. एक्स्ट्रा ये उल्टा म्यूजिकल बता है. दिया. एक्चुअली ये उल्टा बता दिया. ऑथर कह रहा है कि म्यूजिक में ऐसी चीजें जो कि म्यूजिक के बाहर तक इम्पैक्ट करती हैं. तो ये कह रहा है कि बाहर की चीजें म्यूजिक के अंदर इम्पैक्ट करती हैं. तो ये उल्टा हाँ वही है ना. यही कह रहे हो ना आप. वही बोला था सर. हाँ हाँ सर. तो वो इसलिए गलत है. करेक्ट सी है. म्यूजिक हैज अदर फैसेट्स. मतलब म्यूजिक में ऐसी चीजें हैं जो कि म्यूजिक तक कन्फाइन नहीं रहती. अगर ऐसा लिखा होता कि देयर आर थिंग्स विद इन म्यूजिक दैट हैव रेपरकशंस आउटसाइड म्यूजिकल वर्ल्ड, ऐसा कोई लिखा होता तो ये भी सही होता. राइट. तो ये उल्टा लिख दिया उसने कि बाहर म्यूजिक की कुछ चीजें हैं. तो म्यूजिक के बाहर की चीजों की बात नहीं हो रही, इसलिए ये गलत. शेफ मेंशंस कार्ल सगैन. कार्ल सगैन को इसलिए बताया गया क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको इजीएस्ट वे टू अचीव टेलीपोर्टेशन. तो इसका मतलब ये नहीं, लिटरली नहीं लेना इस चीज को हमें. इस्टेब्लिश द आइडिया दैट ऑडिटरी मीडिया आर मोर इफेक्टिव देन विजुअल मीडिया. ये तो सही बोल रहा है कि ये पेंटिंग से हम वॉक अवे कर सकते हैं, लेकिन सॉन्ग से नहीं कर सकते. तो इसको रख सकते हैं. इलस्ट्रेट दैट वन कैन वॉक अवे फ्रॉम पेंटिंग बट व्हाट कैन, ये तो बहुत लिटरल ले लिया हमने उसको. emphasize the idea that using our ears is easier. देखो easy और difficult वाली कोई बात नहीं. Elaborate how music help us teleport from one world to another. ना हो सकता है कि किसी ने ये मार्क कर दिया हो लिटरल सेंस में लेके. टेलीपोर्ट तो मतलब कि लिटरली कि आप चले जाओगे एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में, वो तो लिटरल लेना हो गया ना इसको. करेक्ट आइडिया ए है इसमें कि मोर इफेक्टिव. देखो मेटाफोरिकली कोई चीज बोली है तो उसको लिटरली नहीं लेनी है. यस जैन. सर इसमें मैंने ना टेलीपोर्ट का लिटरल मीनिंग लेके मैंने इसको वैसा मीनिंग ले लिया था कि जब हम लाइक अ म्यूजिक लाइक अ सॉन्ग गिव्स यू एन आइडिया जो कि आपको एक अलग वर्ल्ड में डाल देता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने इसको उस थॉट ऑफ माइंड से डी मार्क किया था. मुझे ए और डी दोनों में कंफ्यूजन था. हाँ, ए और डी में आपको कंफ्यूजन लॉजिकल था. लेकिन प्रॉब्लम ये होगी ना कि देखो इसमें आपने इसको लिटरली, जैसे अगर ये बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ यूजिंग योर ईयर्स इज द इजीएस्ट वे टू अचीव फॉर हिम टेलीपोर्टेशन. नाउ टेलीपोर्टेशन मतलब क्या होता है? जैसे आपने साइंटिफिक साई-फाई मूवीज देखी होंगी, जी स्टार जी. ट्रेक वगैरह देखा होगा. उसमें एक मशीन होती है जिसमें उसको खड़ा कर दिया, एक बटन दबाया तो वो यहाँ से दूसरे ग्रह पे पहुंच गया या कहीं और पहुंच गया. राइट. दैट इज टेलीपोर्टेशन. तो क्या वाकई में होता है क्या? ये वाकई में तो नहीं होता ना, ये तो एक फैंटेसी है. तो इसलिए ये एक मेटाफोरिकली इसको यूज किया गया है. राइट. इट इज नॉट रियली लिटरली नहीं लेना है इसको. मतलब जैसे डोरेमोन के पास सर एक गेट था, एनीवेयर डोर. किसके पास? डोरेमोन के डोरेमोन के पास. पास. हाँ, ऐसा अरे बहुत सारे सीरियल में आपको ऐसा मिलेगा, पिक्चरों में मिलेगा आपको, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Which of the following is the advantage of a device that can convert EEG readings from the patient experiencing brain seizures? ये तो easy है. Medics can render a diagnosis within a short span of time. ये तो बहुत easy question था यार. Doctors can do away with, मतलब brain scan की जरूरत ही नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ है. ये तो ज्यादा हो गया. Trained staff can cure the patient. अरे भाई अभी तो diagnosis की बात चल रही है, तो cure की बात थोड़ी हो रही है.
डॉक्टर्स कैन प्रिडिक्ट occurrences, पहले ही बता देगा आपको, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर वो ए। दिस वाज इजी क्वेश्चन आई वुड से। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को? नहीं नो सर। सर, हो गया था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज वंस इनस्क्रूटेबल बट नाउ इज ग्रास्पेबल, तो ये एंड में लिखा हुआ है इसने कि व्हाट वाज वंस इनस्क्रूटेबल, जो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी वो अब हमें अच्छे से समझ में आती है। लिसनर्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन वेव्स, इसको रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन सीदर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन सीदर्स, देखो ये नहीं बोला जा रहा है कि ब्रेन सीदर क्यों होते हैं ये हम समझ जाएंगे उससे, ये नहीं बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ब्रेन सीदर हो जब हो गया तो समझ नहीं आता था कि हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज हमें समझ में आ जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट ब्रेन वेव्स जो है कि वो ब्रेन वेव्स से आपको अभी तक जैसे आपके ब्रेन वेव चल रही है तो ये इससे कुछ इधर इधर हुआ है कि नहीं पता चल रहा, तो आपको फिर स्कैन करना पड़ता है। तो अगर आप म्यूजिक सुनोगे तो म्यूजिक से समझ में आ जाएगा कि इसको हुआ है कि नहीं। रेंडरिंग डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन सीदर्स, ओके, इसको रख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहे लोग। इनएस्केपेबल एसेंस ही तो छोड़ दो, इनएस्केपेबल एसेंस ऑफ आवर ऑडिटरी सेंसेस, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि हमारे ऑडिटरी सेंसेस का कोई इनएस्केपेबल एसेंस हो। तो ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता था इसमें, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें इमीडिएटली जहां लिखा हुआ है वहां देखना है कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, लेट अस रीड केयरफुली हियर। Musical sound allows listeners to empathize with data, an impossible feat were it not for music's emotive qualities. Suddenly, abstract, seizing brain waves in the graphic form elicit natural, jittery responses from listeners. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें थी पहले जो कि समझ में नहीं आती थी वेव्स, वो अब नेचुरल रिस्पॉन्स लिसनर से एलिसिट कर रही है। व्हाट वाज वंस इनस्क्रूटेबल वाज ग्रास्पेबल। तो ये जो ब्रेन वेव्स थी, एब्स्ट्रैक्ट सीजिंग ब्रेन वेव्स, ये जो कि पहले इनस्क्रूटेबल थी, मींस इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी, वो अब हमें समझ में आने लगी। तो ऐसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाई ए वुड बिकम द करेक्ट आंसर एंड नॉट दिस। ऑलराइट, सो दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा था मॉक, इंटरेस्टिंग था, करने लायक था, और जो जो गलतियां किया है वो आपको समझ में आया होगा एंड यू विल नॉट रिपीट। यस सर। यस प्रिंस, बोलिए। सर ये तो लगा कि 2023 का जो फर्स्ट स्लॉट था ना, 4 इसमें आरसी करने वाले, हाँ मतलब पिछले साल का जो फर्स्ट स्लॉट था हाँ हाँ उसी का कॉपी लगा कि चारों आरसी करने वाले लग रहे थे। हाँ, चारों आरसी करने वाले लग रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इनफैक्ट इसलिए मैं थोड़ा जोर इसीलिए इसी बात पे दे रहा हूँ कि आरसी ज्यादा करो, और वीए जो है उसको थोड़ा सा मतलब टाइम उसमें रिस्ट्रिक्टेड रखो, और जो जो हो सकते हैं वो करो, सिलेक्टिव रहो, टाइम बहुत सोच समझ के स्पेंड करो किसी भी चीज के ऊपर। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत चीज में फंस के और हम अच्छी चीजें छोड़ देंगे हम अदरवाइज। जैसे कुछ लोगों ने अपने, और जैसे अरमान वो सेइंग कि उन्होंने पैरा कंप्लीशन पकड़ लिया और पैरा समरी नहीं कर पाए, राइट, विच कुड हैव बीन श्योर शॉट, तो वो नहीं। मैंने भी सर वही मतलब पहले 3-4-1 किया मतलब आरसी में, हम्म और इसको छोड़ के फिर चला गया बीए पे, तो पहले समरी और कंप्लीशन किया। हम्म, बट वही केजू वाला मैंने भी 3 मार्क हाँ, थर्ड पे मार्क कर दिया था, क्योंकि वहां सेंस बन रहा था मुझे और कहीं नहीं बन रहा था, हम्म, बट वो गलत कर दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, वील डू मोर ऑफ सच थिंग्स, बिकॉज आई थिंक मोर ऑफ फुल लेंथ थिंग्स इफ यू डू दैट विल बी बेटर फॉर अस गोइंग इनटू द एग्जाम, यस सर। राइट। सो चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट्स मीट टुमारो। तो थैंक यू एंड बाय। सर, हम्म, सर इसकी डेक भेज दीजिएगा MCAT 2504 की सारी क्यू एंड हाँ हाँ DILR हाँ हाँ एज वेल हाँ, आई check। थोड़ा सा दोपहर शाम विद तक सोल्यूशन। भेज दूंगा, है ना, भेज दूंगा। श्योर श्योर, ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक ओके। यू सर।